हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहाँ पर एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 12 की पाठ्य पुस्तक भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 3 चल रही है। आज आपका इसी क्रम में अध्याय 11वां है। यहाँ पर हम विद्रोही और राज 1857 का आंदोलन इसको कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है। यहाँ पर 1857 के आंदोलन के बारे में हम लोगों ने क्लास 8 की एनसीईआरटी की किताब में पढ़ा था। जिन लोगों ने ये किताब नहीं पढ़ी है तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आपने बचपन से लेकर अब तक झांसी की रानी की कहानी अवश्य सुनी होगी। तो यहाँ पर उपस्थित हर व्यक्ति के पास 1857 के आंदोलन के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी अवश्य होगी, ऐसा मेरा मानना है। आज के इस अध्याय में हम लोग 1857 के आंदोलन को और ज़्यादा विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। यहाँ पर हम उन कारणों पर प्रकाश डालेंगे जिसकी वजह से ये आंदोलन उत्पन्न हुआ। यहाँ पर हम उन व्यक्तियों की भी बात करेंगे जिन्होंने इसे स्टार्ट करने में भूमिका निभाई। यहाँ पर हम ये भी जानेंगे कि आंदोलन कितने समय से लेकर कितने समय तक चला है और इसका पतन कैसे हुआ है। तो हम इन सब बातों पर, इन सब पहलुओं पर विचार विमर्श करते हुए तथ्यों को नोट डाउन करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, 1857 का जो आंदोलन था ये सिपाही विद्रोह का परिणाम था। अब आपके मन में एक बात उभर रही होगी कि सिपाही विद्रोह क्यों करेंगे। देखिए, सिपाहियों के विद्रोह करने के कई कारण थे। उनमें से पहला कारण था कि सिपाहियों के साथ उन्हें जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो सुविधाएं उन्हें नहीं दी जा रही थी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ब्रिटिश आर्मी में एक ओर तो भारतीय सिपाही थे और दूसरी ओर जो उनके यूरोप के सिपाही थे वो भी उसमें शामिल थे। तो भारतीय सिपाहियों को उतनी ज़्यादा सुविधाएं नहीं दी जाती थी जितनी यूरोपीय सिपाहियों को दी जाती थी। दूसरी बात यह है कि जो यूरोपीय सिपाही थे वो भारतीय सिपाहियों के साथ भेदभाव करते थे। तो इस बात से भी भारतीय सिपाही नाराज थे। तीसरा कारण जो है सबसे मुख्य कारण माना जाता है, तीसरा कारण था चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग। यानी कि आर्मी में एक ऐसी अफवाह फैली कि ब्रिटिश सरकार जो कारतूस इन्हें दे रही है उन कारतूसों में सूअर की और गाय की चर्बी लगी हुई है। तो सूअर और गाय की चर्बी के माध्यम से वो भारतीय सिपाहियों, जिनमें कि हिंदू भी शामिल थे और मुसलमान भी शामिल थे, दोनों का धर्म भ्रष्ट हो रहा है। तो इस वजह से इन्होंने विद्रोह कर दिया, यानी बगावत कर दी। और इस बगावत की सबसे पहले स्टार्टिंग मेरठ की छावनी से होती है। 10 मई 1857 को दोपहर मेरठ छावनी में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया है। इसकी शुरुआत भारतीय सैनिकों से बनी पैदल सेना से होती है और बाद में सेना की अन्य टुकड़ियों में भी बगावत फैल जाती है। शहर और आसपास के देहात के लोग सिपाहियों के साथ जुड़ गए हैं। सिपाहियों ने शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया है, यानी जहां पर इनके गोला बारूद हथियार रखे जाते हैं उस स्थान पर इन्होंने कब्जा कर लिया है। इसके बाद इन्होंने गोरों पर निशाना साधा। गोरों से मतलब जो यहाँ पर अंग्रेज हैं, गोरे लोग, उन पर निशाना साधना स्टार्ट किया है। उनकी प्रॉपर्टीज को, उनके बंगलों को, उनके आवासों को, या फिर जो भी उनके प्रतिष्ठान थे उनको इन्होंने आग के हवाले कर दिया या फिर उनमें तोड़फोड़ की है। रिकॉर्ड दफ्तर, जेल, अदालत, डाकखाने, सरकारी खजाने जैसी सरकारी इमारतों को लूट कर तबाह कर दिया गया। शहर को दिल्ली से जोड़ने वाली टेलीग्राफ लाइन काट दी गई, यानी अंग्रेजों का जो संचार तंत्र था उसको बाधित कर दिया गया टेलीग्राफ की लाइन को काटकर। इसके बाद बताया गया है कि अंधेरा होते ही सिपाहियों का एक जत्था घोड़ों पर सवार होकर दिल्ली की तरफ चल पड़ा। अब ये जानना जरूरी है कि ये लोग दिल्ली की तरफ क्यों गए हैं। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, बिना किसी लीडर के कोई लड़ाई नहीं लड़ी जाती है। किसी लड़ाई को लड़ने के लिए, किसी आंदोलन को चलाने के लिए एक लीडर की आवश्यकता होती है जो कि नेतृत्व प्रदान करे। अब चूंकि सिपाहियों ने जो है विद्रोह तो कर दिया है, लेकिन सिपाहियों के पास कोई भावी रणनीति नहीं है कि कैसे इस विद्रोह को आगे तक ले जाना है, कैसे अपनी मांगों को मनवाना है, कैसे ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकना है। इनके पास कोई रणनीति नहीं है, कोई भावी प्लानिंग नहीं है। ये लोग यही बात जानते थे कि अंग्रेजों के आने से पहले भारत में मुगल शासन चलता था। तो उस समय जो अंतिम मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर, इन लोगों ने उन्हें ही अपना नेता चुनने की सोची है कि हम वो लोग उनके नेतृत्व में ये लड़ाई लड़ेंगे और अंग्रेजों को यहाँ से उखाड़ फेंकेंगे और फिर से जो पुरानी वाली व्यवस्था थी उस व्यवस्था को लागू करवाएंगे। तो इसी उद्देश्य को लेकर ये लोग मेरठ से दिल्ली की ओर निकल पड़े हैं। यह जत्था 11 मई को तड़के लाल किले के फाटक पर पहुंचा है। रमजान का उस समय महीना चल रहा था। मुगल सम्राट बहादुर शाह नमाज पढ़कर और सहरी खाकर उठे थे, तो उन्हें फाटक पर इन सिपाहियों का हो हल्ला, यानी इनका शोर शराबा सुनाई दिया है। बाहर खड़े सिपाहियों ने जानकारी दी है कि हम मेरठ के सभी अंग्रेज पुरुषों को मारकर आए हैं क्योंकि वे हमें गाय और सूअर की चर्बी में लिपटे कारतूस दांतों से खींचने के लिए मजबूर कर रहे थे। इससे हिंदू और मुसलमान सबका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, ये उन्होंने दलील दी है। अब चूंकि आप लोग जानते थे जो अंतिम मुगल बादशाह है उसकी सारी शक्ति जो अंग्रेजों ने छीन ली थी, केवल उसे नाम मात्र का बादशाह रहने दिया था। तो बादशाह के पास कोई विकल्प तो था नहीं और बादशाह के पास इतनी शक्ति भी नहीं थी कि अंग्रेजों का सामना कर सके। लेकिन चूंकि ये सिपाही उसके पीछे पड़ गए हैं और सिपाहियों की संख्या इतनी ज़्यादा थी कि बादशाह इन्हें मना नहीं कर पाया है, तो अंत में इन्होंने भी घोषणा कर दी है कि वो इसे सिपाहियों को अपना समर्थन देंगे।
सिपाहियों की मांग थी कि बादशाह उन्हें अपना आशीर्वाद दें। सिपाहियों से घिरे बहादुर शाह के पास उनकी बात मानने के अलावा कोई और चारा नहीं था। इस तरह इस विद्रोह ने एक वैधता हासिल कर ली, क्योंकि अब उसे मुगल बादशाह के नाम पर चलाया जा सकता था। यानी ऐसे करके मुगल बादशाह जो है इन विद्रोही सिपाहियों के नेता बन गए हैं। तो यहां तक की ये कहानी आपने समझ ली होगी। कुछ पॉइंट्स हैं वो हम यहां पर नोट डाउन करेंगे। पहला पॉइंट आप लोग लिखेंगे, 10 मई 1857 को 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में चर्बी लगे कारतूसों के प्रयोग को लेकर सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। फिर से रिपीट कर रहा हूं, 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में चर्बी लगे कारतूसों के प्रयोग को लेकर सिपाहियों की पैदल सेना ने विद्रोह कर दिया। या फिर एक लाइन और एक वर्ड और ऐड कर देना, भारतीय सिपाहियों की पैदल सेना ने विद्रोह कर दिया। तो एक स्टेटमेंट में, एक लाइन में हमारा पूरा काम चल जाएगा। पहले का पहला सब पॉइंट, सिपाहियों ने शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया और इसके बाद उन्होंने गोरों पर निशाना साधा। गोरों से मतलब है अंग्रेजों पर। पहले का सेकंड सब पॉइंट, रिकॉर्ड दफ्तर, जेल, अदालत, डाकखाने, सरकारी खजाने जैसी सरकारी इमारतों को लूटकर तबाह किया जाने लगा। इसी में थर्ड सब पॉइंट, अंधेरा होते ही सिपाहियों का एक जत्था घोड़ों पर सवार होकर दिल्ली की तरफ चल पड़ा और 11 मई को तड़के लाल किले के फाटक पर यह पहुंचा। यह पहले का थर्ड सब पॉइंट है। इसी में चौथा सब पॉइंट आप नोट डाउन करेंगे, उन्होंने मुगल सम्राट बहादुर शाह को अपना नेता घोषित किया। इसी में आगे पांचवा सब पॉइंट, इस तरह इस विद्रोह ने एक वैधता हासिल कर ली, क्योंकि अब उसे मुगल बादशाह के नाम पर चलाया जा सकता था। यह पहले का पांचवा सब पॉइंट है। अब देखिए आगे फिर क्या होता है। 12 और 13 मई को उत्तर भारत में शांति रही, लेकिन जैसे ही ये खबर फैली है कि दिल्ली पर विद्रोहियों का कब्जा हो चुका है और मुगल बादशाह बहादुर शाह ने उन्हें अपना समर्थन दे दिया है, उसके बाद जिन जिन प्रांतों में इनके लोग थे वहां पर हालात तेजी से बदलने लगे। गंगा घाटी की छावनियां और दिल्ली के पश्चिम की कुछ छावनियों में विद्रोह के स्वर उसके बाद फिर तेज होने लगे हैं। अब आपकी हेडिंग है विद्रोह का ढर्रा, कि विद्रोह का ढर्रा कैसा था, किस तरह से विद्रोह फैला है, वो सब चीजें हम जानेंगे। देखिए जैसा कि आप लोग जानते थे उस समय संचार तंत्र इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था जैसा आज होता है। आज तो आप लोग जानते हैं एक क्लिक करते ही कहीं भी सूचना पहुंच जाती है। उस समय संचार के जो साधन थे, टेलीग्राफ वगैरह, वो हर किसी के लिए नहीं थे, केवल अंग्रेजों के लिए उपलब्ध थे। तो ऐसे में जो विद्रोह की सूचना थी वो देरी से पहुंची है। जैसे जैसे विद्रोह की खबर एक शहर से दूसरे शहर में पहुंचती गई, वैसे वैसे सिपाही हथियार उठाते गए। कई जगह शाम के समय तोप का गोला दागा गया, तो कहीं बिगुल बजाकर विद्रोह का संकेत दिया गया। सबसे पहले उन्होंने शस्त्रागार पर कब्जा किया और सरकारी खजाने को लूटा। देखिए बिना हथियारों की लड़ाई नहीं लड़ सकते थे, इसलिए उन्होंने सबसे पहले शस्त्रागार जो होते थे, जहां पर हथियार रखे जाते थे, उन जगहों पर कब्जा किया है और सरकारी खजाने को लूटा है। हिंदुओं और मुसलमानों तमाम लोगों को एकजुट होने और फिरंगियों का सफाया करने के लिए हिंदी, उर्दू और फारसी में अपीलें जारी होने लगी।
देखिए फिरंगी शब्द जो है ये फारसी भाषा का शब्द है, और फ्रैंक यहाँ पे इस फ्रैंक से निकला है, ऐसा माना जाता है फ्रैंक से निकला है। फ्रैंक मतलब फ्रांस का नाम है, और इस शब्द का प्रयोग पश्चिमी लोगों का मजाक उड़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पर हिंदुओं और मुसलमानों तमाम लोगों को एकजुट किए जाने की अपील की जाने लगी, और हिंदी, उर्दू और फारसी में अपीलें जारी होने लगीं। लखनऊ, कानपुर और बरेली जैसे बड़े शहरों में साहूकार और अमीर भी विद्रोहियों के गुस्से का शिकार बनने लगे, क्योंकि ये लोग अंग्रेजों का समर्थन करते थे। तो वहां के स्थानीय किसानों ने इन लोगों पर भी हमले कर दिए। आगे यहां बताया गया है, एक ब्रिटिश अधिकारी ने लिखा है कि ब्रिटिश शासन जो है ताश के किले की तरह बिखर गया। यानी विद्रोह की लपट इतनी तेज थी कि जहां जहां पर विद्रोही आक्रामक हुए वहां पर अंग्रेजों को वहां से मैदान छोड़कर भागना पड़ा है। तो इस वजह से कुछ अंग्रेज अधिकारियों ने लिखा है कि ब्रिटिश शासन ताश के किले की तरह बिखर गया है। तो ये सब बातें यहाँ बताई गई हैं। यहाँ पर अब सिपाहियों के बीच संचार के माध्यम की चर्चा की गई है कि एक छावनी के सिपाही दूसरी छावनी से कैसे संपर्क में थे। तो विभिन्न छावनियों के सिपाहियों के बीच अच्छा संचार बना हुआ था। जब 7वीं अवध इरेगुलर कैवलरी ने मई की शुरुआत में नए कारतूसों का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया, तो उन्होंने 48 नेटिव इन्फेंट्री को लिखा कि हमने अपने धर्म की रक्षा के लिए यह फैसला लिया है और 48 नेटिव इन्फेंट्री के हुक्म का इंतजार कर रहे हैं। यानी 7वीं अवध इरेगुलर कैवलरी ये बोल रही है कि हमने तो कारतूसों का प्रयोग नहीं किया, अब आपसे पूछ रहे हैं आप इन कारतूसों का प्रयोग करेंगे या नहीं करेंगे। तो ये स्टेटमेंट इस बात को दर्शाता है कि उस समय छावनियों के जो विभिन्न छावनियों के सिपाही जो थे वो भी आपस में कांटेक्ट में थे। देखिए यहां पर कुछ चीजों पर और बात की गई है कि ये विद्रोह इतने सुनियोजित कैसे थे। विद्रोह के दौरान अवध मिलिट्री पुलिस के कैप्टन हेयरसे की सुरक्षा का जिम्मा भारतीय सिपाहियों पर था। जहां कैप्टन हेयरसे तैनात था वहां पर भी 41वीं नेटिव इन्फेंट्री भी तैनात थी, और इन्फेंट्री की दलील थी क्योंकि वे अपने तमाम गोरे अफसरों को खत्म कर चुके हैं, इसलिए अवध मिलिट्री का फर्ज बनता है कि या तो वे हेयरसे को मौत की नींद सुला दें या उसे गिरफ्तार करके 41वीं नेटिव इन्फेंट्री के हवाले कर दें। यानी यहाँ पर 41वीं नेटिव इन्फेंट्री जो है अवध इन्फेंट्री से यहाँ पर दरख्वास्त कर रही है कि आप इन्हें गिरफ्तार करके हमें दे दीजिए ताकि हम इन पर जो एक्शन लेना हो वो ले सकें। लेकिन मिलिट्री पुलिस ने, उस समय की मिलिट्री पुलिस जो है, उसने ये दलील खारिज कर दी है। अब देखिए ये तय कैसे होगा किस अफसर को गोली मारनी है, किसको जिंदा रखना है, किस अफसर को कौन सी सजा देनी है। तो इन सब के लिए जो इनकी रेजिमेंटें होती थी उनमें सिपाहियों की पंचायतें बैठती थी, और उन पंचायतों में फैसला लिया जाता था कि किस अफसर के साथ कौन सा व्यवहार करना है। तो यहाँ पर बताया है, इस विद्रोह के शुरुआती इतिहासकारों में से एक चार्ल्स बॉल ने लिखा है कि ये पंचायतें रात को कानपुर सिपाही लाइनों में जुटती थी, जहां पर आगे की रणनीति के बारे में विचार विमर्श किया जाता था। सिपाही सभी, क्योंकि सिपाही लाइनों में रहते थे और सभी की जीवन शैली एक जैसी थी, क्योंकि उनमें बहुत सारे प्राय एक ही जाति के होते थे, तो जो भी फैसले लिए जाते थे वो सामूहिक रूप से लिए जाते थे। तो ये बातें यहां पर बताई गई हैं। अब देखिए इससे पहले आगे बढ़ें, पहले हम कुछ पॉइंट और नोट डाउन करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इसमें आप लिखेंगे सेकंड पॉइंट में, या फिर पहले में ही आप पढ़ेंगे, पहले में ही पहले का 6वां सब पॉइंट आप लिखेंगे। जैसे जैसे विद्रोह की खबर एक शहर से दूसरे शहर में पहुंचती गई, वैसे वैसे सिपाही हथियार उठाते गए। इसी में 7वां सब पॉइंट, कई जगह शाम के समय तोप का गोला दागा गया, तो कहीं बिगुल बजाकर विद्रोह का संकेत दिया गया। यह पहले का 7वां सब पॉइंट है। पहले का 8वां सब पॉइंट, हिंदुओं और मुसलमानों तमाम लोगों को एकजुट करने, यानी एकजुट होने और फिरंगियों का सफाया करने के लिए हिंदी, उर्दू और फारसी में अपीलें जारी होने लगी। ये पहले पॉइंट का 8वां सब पॉइंट है। इसी में पहले पॉइंट का 9वां सब पॉइंट, लखनऊ, कानपुर और बरेली जैसे बड़े शहरों में साहूकार और अमीर भी विद्रोहियों के गुस्से का शिकार बनने लगे, क्योंकि ये अंग्रेजों के समर्थक माने जाते थे। ये पहले का 9वां सब पॉइंट है।
देखिए बाद बाकी जो कहानी है वो लिखने की आवश्यकता नहीं है, जो की पॉइंट्स थे वो हमने नोट डाउन कर लिए हैं। अब देखिए हेयरसे के बारे में कुछ बातें और बताई गई। हेयरसे कहाँ पर था, इसके बारे में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो यहां पर नोट करके लिख लेना आप, नोट करके, विद्रोह के दौरान अवध मिलिट्री पुलिस के कैप्टन हेयरसे की सुरक्षा का जिम्मा भारतीय सिपाहियों पर था। इसके बाद नेता और अनुयायियों पर बात की गई है कि बाद में और कौन कौन लोग जुड़े हैं जिन्होंने इस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया है। अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए नेतृत्व और संगठन जरूरी थे। विद्रोहियों ने कई बार ऐसे लोगों की शरण ली जो अंग्रेजों से पहले नेताओं की भूमिका निभाते थे। मेरठ के सिपाहियों ने बूढ़े हो चुके मुगल बादशाह से विद्रोह का नेतृत्व स्वीकार करने की दरख्वास्त की, जिसमें वक्त लगा क्योंकि बादशाह जो था वो उस समय तैयार नहीं था। बहादुर शाह इस खबर पर भयभीत और बेचैन दिखाई दिए, क्योंकि बहादुर शाह को पता था अगर ये विद्रोह विफल होता है तो उसके साथ क्या सलूक होने वाला है, उसके साथ क्या व्यवहार होने वाला है, उसके लिए पता था। और उसके बाद हुआ भी उसके साथ वही। कानपुर में सिपाहियों और शहर के लोगों ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के उत्तराधिकारी नाना साहिब के सामने बगावत की डोर संभालने के सिवा और कोई विकल्प ही नहीं छोड़ा था। यानी कानपुर में सिपाहियों के नेतृत्व करने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन थे, वो नाना साहिब थे। झांसी में रानी को आम जनता के दबाव में बगावत का नेतृत्व संभालना पड़ा। बिहार में आरा के स्थानीय जमींदार कुंवर सिंह ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया। अवध में नवाब वाजिद अली शाह ने किया है। लखनऊ में ब्रिटिश राज के ढहने की जो खबर है तो इस पर लोगों ने नवाब के युवा बेटे ब्रिजेश कद्र को अपना नेता घोषित कर दिया था। तो ऐसे करके यहाँ बताया है कि किन किन इलाकों में विद्रोह का नेतृत्व किन किन व्यक्तियों ने किया, उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर आप सेकंड पॉइंट यहाँ नोट डाउन करेंगे। इसमें आप लिखेंगे कानपुर में सिपाहियों का नेतृत्व पेशवा बाजीराव द्वितीय के उत्तराधिकारी नाना साहिब ने किया। इसी में पहला सब पॉइंट, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व संभाला। सेकंड सब पॉइंट, बिहार में आरा के स्थानीय जमींदार कुंवर सिंह ने नेतृत्व संभाला। थर्ड सब पॉइंट, अवध में नवाब वाजिद अली शाह ने। चौथा सब पॉइंट, लखनऊ में नवाब के युवा बेटे ब्रिजेश कद्र ने। तो आपको पता चल गया कि किन किन जगहों पर विद्रोह का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति कौन कौन थे। देखिए यहां पर आगे भी बताया गया कि अक्सर जो विद्रोह का संदेश है आम पुरुषों और महिलाओं के जरिए और कुछ स्थानों पर धार्मिक लोगों के जरिए भी फैल रहा था। जैसे कुछ फकीर टाइप लोग भी थे, वो भी इसे फैलाने में मदद कर रहे थे। लखनऊ में अवध पर कब्जे के बहुत सारे धार्मिक नेता और स्वयंभू पैगंबर प्रचारक ब्रिटिश राज को नेस्तनाबूद करने अलग जगह रहे थे। यानी बहुत सारे जो फकीर टाइप लोग हैं जो खुद को पैगंबर या प्रचारक बोलते थे, वो भी इसको फैलाने में मदद कर रहे थे। शाहमल ने उत्तर प्रदेश में बड़ौद परगना के गांव वालों को संगठित किया। छोटा नागपुर स्थित सिंहभूमि के एक आदिवासी काश्तकार गोनू ने इलाके के कुल आदिवासियों का नेतृत्व संभाला हुआ था। देखिए यहाँ पे बताया गया किन किन जगहों पर किन किन लोगों ने इस विद्रोह का नेतृत्व संभाला है, उनका जिक्र यहाँ पर किया है। तो देखिए हमने यहाँ पर सेकंड का फोर्थ सब पॉइंट नोट डाउन कर लिया है। अब सेकंड में पांचवा सब पॉइंट यहाँ पर नोट डाउन करेंगे। इसमें आप लिखेंगे शाहमल ने उत्तर प्रदेश में बड़ौद परगना के गांव वालों को संगठित किया। छठवां सब पॉइंट, छोटा नागपुर स्थित सिंहभूमि के एक आदिवासी काश्तकार गोनू ने इलाके के कुल आदिवासियों का नेतृत्व संभाला। तो ये सेकंड का छठवां सब पॉइंट है। अब देखिए नाना साहिब के बारे में बताया गया है। 1858 के अंत में जब विद्रोह विफल हो गया है
तो नाना साहिब जो है भारत से भागकर नेपाल चले गए, नेपाल में कहीं छिप गए हैं, यानी ये पकड़े नहीं गए हैं और ना ही ये मारे गए हैं। तो ये नोट करके आप लिख लेना। 1858 के अंत में जब विद्रोह विफल हो गया तो नाना साहिब भागकर नेपाल चले गए। ये आपका नोट है। पूरा चैप्टर आपका कहानी के रूप में है, यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको समझ में ना आए। जो महत्वपूर्ण तथ्य होंगे वहां पर मैं आपको बता दूंगा कहां पर आपको नोट डाउन करना है। अब देखिए, शाहमल के बारे में कहानी बताई गई है। शाहमल कहां से थे, कैसे बिलोंग करते थे। तो शाहमल जो है उत्तर प्रदेश के बड़ौद परगना के एक बड़े गांव में रहने वाले थे और वह एक जाट कुटुंब से यानी जाट जाति से बिलोंग करते थे जो 84 गांव में फैला हुआ था। शाहमल ने 84 देश के मुखियाओं और काश्तकारों को संगठित किया। इसके लिए उन्होंने रात के साय में गांव गांव जाकर बात की और लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह के लिए तैयार किया। किसान अपने खेत छोड़कर निकल पड़े और महाजनों व्यापारियों को घरवार लूटने लगे। बेदखल भूस्वामियों ने छिन चुकी जमीनों पर दोबारा कब्जा कर लिया। शाहमल के आदमियों ने सरकारी इमारतों पर कब्जा किया, नदियों पर बने पुलों को ध्वस्त किया और पक्की सड़कों को खोद दिया। ऐसा करने के पीछे 2 कारण थे। पहला कारण यह था कि वो जो भी सरकारी फौज हैं उनका रास्ता रोकना चाहते थे। दूसरा कारण यह था कि उस समय के जो पुल और सड़क थे ये ब्रिटिश शासन का प्रतीक माने जाते थे, इसलिए भी उन्होंने उन पुलों को तोड़ा जो कि ब्रिटिश सरकार में बनवाए गए थे। स्थानीय स्तर पर राजा कहलाने वाले शाहमल ने एक अंग्रेज अफसर के बंगले में डेरा डाला और उसे न्याय भवन का नाम दिया और यहीं से वो जो शाहमल हैं ये विवादों के फैसले खुद से निपटाने लगे हैं। जुलाई 1857 में शाहमल को युद्ध में मार दिया गया, यानी जब अंग्रेजों ने पलटवार किया है तो उस पलटवार में शाहमल युद्ध में मारे गए हैं। तो देखिए, अगला नोट आप लगा के लिख लेना। नोट, जुलाई 1857 में शाहमल को युद्ध में मार दिया गया। शाहमल के बाद यहां पर एक व्यक्ति और हैं जिनका नाम है मौलवी अहमदुल्ला साहब। देखिए, ऐसे बहुत सारे व्यक्ति थे जो कि अंग्रेज शासन से खुश नहीं थे और जब 1857 का विद्रोह भड़का तो उस समय उस विद्रोह में उन्होंने अपनी भावनाओं को भी व्यक्त किया। तो उन्हीं में से एक मौलवी अहमदुल्ला साहब भी हैं। ये कोई लड़ाके या सिपाही नहीं है बल्कि एक धर्म प्रचारक हैं और बहुत से मुसलमान उन्हें पैगंबर मानने लगे थे। ये बहुत पहले से ही अंग्रेजों के खिलाफ थे और ये बहुत पहले से अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का आह्वान भी कर रहे थे। 1856 में उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का प्रचार करते और लोगों को विद्रोह के लिए तैयार करते हुए गांव गांव जाते देखा गया था। इनके बारे में खास बात यह है कि ये पालकी में बैठकर चलते थे और पालकी के आगे आगे ढोल और पीछे पीछे उनके समर्थक होते थे, इसीलिए उन्हें लोग बाग डंका सा कहने लगे थे, यानी इनका एक उपनाम पड़ गया था डंका सा। 1857 में उन्हें फैजाबाद जेल में बंद कर दिया गया। फैजाबाद जेल में बंद करने का कारण यह था, एक बार ये लखनऊ में कोई भाषण देने जा रहे थे तो ब्रिटिश सरकार को लगा कि अगर ये भाषण देंगे तो वहां की जनता भड़क जाएगी, तो इसी वजह से इस भय के कारण इन्हें पहले ही पकड़कर जेल में डाल दिया गया। और जब ये जेल से रिहा हुए उसी समय 1857 का स्वतंत्रता संग्राम स्टार्ट हो गया था, तो ये भी उसमें कूद पड़े हैं। रिहा होने पर उन्हें 22वीं नेटिव इन्फेंट्री के विद्रोहियों ने अपना नेता चुन लिया है। उन्होंने चिनाहट के विख्यात संघर्ष में हिस्सा लिया जिसमें हेनरी लॉरेंस की अगुवाई वाली टुकड़ियों को मुंह की खानी पड़ी है। देखिए, बहुत सारे इनके समर्थकों का मानना यह था कि इनके पास कुछ चमत्कारिक शक्तियां हैं और अगर हम इनके साथ आगे बढ़ेंगे तो ये कभी हारेंगे नहीं, यानी इनके दम पर अगर हम लड़ेंगे तो ये अंग्रेजों को यहाँ से मारकर भगाएंगे। तो यहाँ पर वही सब चीज़ें बताई गई हैं। बहुत सारे लोग मानते थे कि उनको कोई हरा नहीं सकता है, उनके पास जादुई शक्तियाँ हैं और अंग्रेज उनका बाल भी बांका नहीं कर सकते हैं। इसी विश्वास के साथ उनके समर्थकों ने उनका भरपूर साथ दिया है। तो देखिए, हमने अभी तक सेकेंड पॉइंट जो हमारा चल रहा था उसका 6वां सब पॉइंट लिखा था। अब सेकेंड पॉइंट का हम 7वां सब पॉइंट यहाँ नोट डाउन करेंगे। इसमें आप लिखेंगे मौलवी अहमदुल्ला शाह को 22वीं नेटिव इन्फेंट्री के विद्रोहियों ने अपना नेता चुन लिया। मौलवी अहमदुल्ला शाह को 22वीं नेटिव इन्फेंट्री के विद्रोहियों ने अपना नेता चुन लिया। विराम, उन्होंने चिन्हाट के संघर्ष में हिस्सा लिया जिसमें हेनरी लॉरेंस की अगुवाई वाली टुकड़ियों को मुंह की खानी पड़ी। तो ये आपके सामने मौलवी अहमदुल्ला शाह का परिचय हो गया। अब आगे यहां पर अफवाहें और भविष्यवाणियां इन पर चर्चा की गई है।
जैसा कि आप लोग जानते हैं, उस समय की जनता और उस समय ब्रिटिश शासन में काम करने वाले भारतीय सिपाही दोनों ही जो हैं ब्रिटिश सरकार से खुश नहीं थे। अब उसी समय एक अफवाह भी फैली, और वो अफवाह थी चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग। तो चर्बी लगे कारतूसों के प्रयोग वाली अफवाह ने उस समय विद्रोह को भड़काने में एक चिंगारी की भूमिका निभाई है। अंग्रेज अधिकारी बार बार ये दलील देते रहे कि उस समय के कारतूसों में किसी भी प्रकार की चर्बी नहीं लगी हुई है, लेकिन फिर भी भारतीय सिपाही मानने को तैयार नहीं हुए। तो यहाँ पर बताया गया है कि अंग्रेजों ने सिपाहियों को लाख समझाया कि ऐसा नहीं है, लेकिन यह अफवाह उत्तर भारत की छावनियों में जंगल की आग की तरह फैलती चली गई। तो यह अफवाह कहाँ से फैली है, इसका सोर्स ढूंढा जा सकता है। यहाँ पर एक रिपोर्ट दी हुई है। राइफल इंस्ट्रक्शन डिपो के कमांडेंट कैप्टन राइट ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि दमदम स्थित शस्त्रागार में काम करने वाले नीची जाति के खलासी ने जनवरी 1857 के तीसरे हफ्ते में एक ब्राह्मण सिपाही से पानी पिलाने के लिए कहा था। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, उस समय भी ऊंच नीच विद्यमान था, और उस समय तो और भी ज़्यादा होगा। तो ब्राह्मण सिपाही ने इस आधार पर मना कर दिया कि उसका लोटा जो है अपवित्र हो जाएगा। तो ब्राह्मण सिपाही ने नीची जाति के छूने से लोटा अपवित्र हो जाएगा ऐसी बात कहकर उससे पानी पिलाने से मना कर दिया। तो रिपोर्ट के मुताबिक इस पर खलासी ने जवाब दिया कि वैसे भी जल्दी ही तुम्हारी जाति भ्रष्ट होने वाली है, क्योंकि अब तुम्हें गाय और सूअर की चर्बी के लगे कारतूसों को मुंह से खींचना पड़ेगा। हालांकि ये बात कितनी सच है कितनी झूठ है ये कहना मुश्किल है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि जब एक बार यह अफवाह फैलना शुरू हुई तो अंग्रेज अफसरों के तमाम आश्वासनों के बाद इसे खत्म नहीं किया जा सका, और सिपाहियों में एक गहरा गुस्सा इसको लेकर फैल गया, और अंततः विद्रोह को भड़काने में एक चिंगारी की भूमिका भी इसने निभाई। केवल यही एक अफवाह नहीं थी, और भी कुछ अफवाहें फैली हुई थी। तो 1857 की शुरुआत तक उत्तर भारत में एक अफवाह यही नहीं थी, और भी कुछ अफवाहें थी। एक अफवाह यह भी थी कि जो अंग्रेज हैं, अंग्रेज बाजार में बिकने वाले आटा में सुअर और गाय की हड्डियों का चूरा मिलवा रहे हैं, ताकि जो भारतीय लोग हैं इनका धर्म भ्रष्ट हो जाए। अंग्रेजों की ये साजिश जो है भारतीयों के ईसाईकरण को लेकर हो रही है। चारों तरफ इस आशय का भय और शक बना हुआ था कि अंग्रेज हिंदुस्तानियों को ईसाई बनाना चाहते हैं। तो एक अफवाह ये भी थी। तो इस वजह से बहुत सारे लोगों ने बाजार का आटा या बाजार की चीज़ों को प्रयोग करना बंद कर दिया। इसी समय एक भविष्यवाणी भी चल रही थी। एक भविष्यवाणी ये थी कि प्लासी की जंग के 100 साल पूरे होने वाले हैं, और वो 23 जून 1857 को पूरे होंगे, और इसी दिन अंग्रेजी राज भी खत्म हो जाएगा। तो एक तरफ अफवाहें भी काम कर रही थी, तो दूसरी तरफ कुछ भविष्यवाणियां भी थी जिन्होंने लोगों को बल दिया। आगे यहां पर बताया गया कि एक और चीज यहां पर चल रही थी। उत्तर भारत के विभिन्न भागों में गांव गांव में चपातियां बांटने की भी रिपोर्टें आ रही थी। बताते हैं कि रात में एक आदमी आकर गांव के चौकीदार को चपाती तथा 5 और चपातियां बनाकर अगले गांव में पहुंचाने का निर्देश देता था। तो चपातियां बांटने का मतलब उस समय भी स्पष्ट नहीं हो पाया था, और आज भी स्पष्ट नहीं है कि इसका मतलब क्या है। तो इस तरह की जो घटनाएं काम कर रही थी, इन्होंने भी विद्रोह को भड़काने में अहम भूमिका निभाई। तो ये बात यहां पर बताई गई है। तो यहां पर आप तीसरा पॉइंट यहां पर लिखेंगे। इसमें आप लिखेंगे तीसरे पॉइंट में राइफल इंस्ट्रक्शन डिपो के कमांडेंट कैप्टन राइट ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि दमदम स्थित शस्त्रागार में काम करने वाले नीची जाति के खलासी ने कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी लगे होने की बात कही थी, विराम। और यहीं से अफवाह ये फैलती गई। तो आपको ये अफवाह का जो सोर्स है ये पता चल गया। इसके अलावा और कौन कौन सी अफवाहें थी वो भी आप जान लीजिए। यहां पे पहला सब पॉइंट आप लिखेंगे तीसरे का। इसमें आप लिखेंगे एक अफवाह यह भी थी कि अंग्रेजों ने बाजार में मिलने वाले आटे में गाय और सूअर की हड्डियों का चूरा मिलवा दिया है, क्योंकि अंग्रेज हिंदुस्तानियों को ईसाई बनाना चाहते हैं। अब इसमें सेकंड सब पॉइंट आप नोट डाउन करेंगे।
एक भविष्यवाणी ये भी की जा रही थी कि प्लासी की जंग के 100 साल पूरा होते ही 23 जून 1857 को अंग्रेजी राज खत्म हो जाएगा। ये तीसरे का सेकंड सब पॉइंट है। आगे यहां पर इस बात की चर्चा की गई है कि लोग अफवाहों में विश्वास क्यों कर रहे थे, यानी वो कौन से कारण थे जिनकी वजह से लोग अफवाहों को सच मान बैठे। यहां पर जो तर्क दिया गया है वो तर्क न केवल उस समय के लिए बल्कि वर्तमान के लिए भी प्रासंगिक है। अफवाह तभी फैलती है जब उसमें लोगों के जहन में गहरे दबे डर और संदेह की अनुकूल सुनाई देती है। यानी कहने का मतलब क्या है कि लोगों के मन में किसी बात को लेकर डर है, संदेह है, और उससे संबंधित कोई बात उनके सामने आ जाए तो लोग उसे सच मान लेते हैं। अगर हम उस समय के लोगों की बात करें तो उस समय की जो ब्रिटिश सरकार थी उसकी नीतियों की वजह से उस समय के लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए थे और हर समय वो लोग ब्रिटिश सरकार को संदेह की दृष्टि से देखते थे, क्योंकि उन्हें लगता था ब्रिटिश सरकार है, मनमाने ढंग से काम कर रही है, जब चाहे कुछ भी कर सकती है। तो लोग उससे संबंधित कोई भी अफवाह आती थी तो उसे सच मान लेते थे। सबसे बड़ा कारण यहाँ पर यह बताया गया है। अब देखिए उस समय ब्रिटिश सरकार ने क्या क्या काम किए थे जिसकी वजह से लोगों के मन में डर फैला हुआ था और उन्हें वो संदेह की दृष्टि से देखते थे। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के नेतृत्व में उसी समय से ब्रिटिश सरकार पश्चिमी शिक्षा, पश्चिमी विचारों और पश्चिमी संस्थानों के जरिए भारतीय समाज को सुधारने के लिए खास तरह की नीतियां लागू कर रही थी। तो इससे लोगों को लग रहा था कि ये अंग्रेज उनकी संस्कृति को नष्ट कर रहे हैं। उन्होंने अंग्रेजी माध्यम के स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय स्थापित किए। अंग्रेजों ने सती प्रथा को खत्म करने और हिंदू विधवा विवाह को वैधता देने के लिए कानून बनाए थे। तो ये सभी जो काम इन्होंने किए थे कानून बनाकर, इससे समाज को लगने लगा था कि ये इनके सामाजिक रीति रिवाजों में भी दखल दे रहे हैं। और सामाजिक रीति रिवाजों में अगर दखल दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि लोग अपना जो धार्मिक आचरण करते हैं, जो उनकी जो धार्मिक मान्यताएं हैं, वो भी ये खत्म कर देंगे। इसके अलावा अंग्रेजों ने कुछ काम और किए थे। अंग्रेजों ने शासकीय दुर्बलता और दत्तकता को अवैध घोषित कर देने जैसे बहानों के जरिए अंग्रेजों ने न केवल अवध बल्कि झांसी और सतारा जैसी बहुत सारी दूसरी रियासतों को भी कब्जे में ले लिया था। जैसा कि आप लोग जानते हैं, किसी भी रियासत की जो जनता होती है अपने स्थानीय शासक से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई होती है, क्योंकि वो स्थानीय शासक जो होता है वो दुख सुख में हर परिस्थिति में अपनी जनता की मदद करता है। अब चूंकि अंग्रेज विदेशी थे और अंग्रेज लोगों के इस दुख सुख को नहीं समझते थे, जब स्थानीय स्तर पर लोगों की रियासतों को अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया तो वहाँ की जो जनता थी इस बात से काफ़ी ज़्यादा नाखुश थी, क्योंकि उनके जो भी मालिक थे, जो भी उनके लिए भगवान या जो भी उनके लिए राजा थे, उनकी रियासत अंग्रेजों ने छीन ली थी। अब वो राजा जो है अपनी प्रजा की मदद नहीं कर पाएंगे। इस वजह से भी वहाँ की जो जनता थी इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा क्रुद्ध या नाराज थी। तो यहाँ पर वही सब चीज़ें बताई गई हैं। उत्तर भारत के लोगों पर इन सब कार्रवाइयों का गहरा असर हुआ। इसके अलावा जो बात मैंने स्टार्टिंग में ही बोली वो बात यहाँ पर फिर से रिपीट की गई है। लोगों को लगता था कि वे अब तक जिन चीज़ों की कद्र करते थे, जिनको पवित्र मानते थे, चाहे राजे रजवाड़े हों, सामाजिक धार्मिक रीति रिवाज हों, भूस्वामित्व हो, लगान अदायगी की प्रणाली हो, उन सबको खत्म करके एक ऐसी व्यवस्था लागू की जा रही थी जो ज़्यादा हृदयहीन, पराई और दमनकारी थी। इस बात को लेकर अंग्रेजों की इस कार्रवाई को लेकर लोगों के मन में इस तरह का डर बना हुआ था और यही डर जो है इसने अफवाहों को सच मानने के लिए बाध्य कर दिया। तो यहां पर अब हम लोग कुछ पॉइंट नोट डाउन करेंगे। इसमें आप लिखेंगे, उत्तर भारत के लोगों पर निम्नलिखित कार्रवाइयों का गहरा असर हुआ। उत्तर भारत के लोगों पर निम्नलिखित कार्रवाइयों का गहरा असर हुआ। तो निम्नलिखित कार्रवाइयों में कौन कौन सी कार्रवाई आ जाएंगी वो हम यहां पर नोट डाउन करेंगे। इसमें पहला सब पॉइंट, गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के नेतृत्व में उसी समय से ब्रिटिश सरकार पश्चिमी शिक्षा, पश्चिमी विचारों और पश्चिमी संस्थानों के जरिए भारतीय समाज को सुधारने के लिए खास तरह की नीतियां लागू कर रही थी। इसी में अगला सब पॉइंट, सेकंड सब पॉइंट, अंग्रेजों ने सती प्रथा को खत्म करने और हिंदू विधवा विवाह को वैधता देने के लिए कानून बनाए थे। थर्ड सब पॉइंट, शासकीय दुर्बलता और दत्तकता को अवैध घोषित कर देने जैसे बहानों के जरिए अंग्रेजों ने न केवल अवध बल्कि झांसी और सतारा जैसी बहुत सारी दूसरी रियासतों को भी
कब्जे में ले लिया था। तो यहाँ पर ये कुछ यहाँ पर कार्रवाइयाँ थी जिनका लोगों के मन मस्तिष्क पर गहरा असर पड़ा। आपकी अगली हेडिंग है अवध में विद्रोह। अवध पर अंग्रेजों की नज़र बहुत पहले से थी। अवध की जो जमीन थी वो नील और कपास की खेती के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त थी। तो अंग्रेज इस इलाके को उत्तरी भारत के एक बड़े बाजार के रूप में विकसित करना चाहते थे और इसी वजह से अंग्रेज ये चाहते थे कि ये ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बन जाए। 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने अवध की रियासत को लेकर कुछ कहा था। इन्होंने कहा था कि ये गिलास का फल अर्थात चेरी का फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। और 5 साल बाद बिल्कुल यही हुआ। 5 साल बाद 1856 में इस रियासत को औपचारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य का अंग घोषित कर दिया गया। तो जो अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में लाने की जो प्रक्रिया थी, इसकी शुरुआत इन 5 सालों में नहीं हुई, बल्कि इसकी शुरुआत लगभग 50 साल पहले कर दी गई थी। 1801 से अवध में सहायक संधि थोप दी गई थी। सबसे पहले हमें यहाँ पर सहायक संधि को जानना होगा। सहायक संधि है क्या? देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, अंग्रेजों के आने से पहले भारत में राजे रजवाड़े और रियासतें हुआ करती थी और इन रियासतों के जो शासक थे वो संसाधनों की चाह में आपस में लड़ते भिड़ते रहते थे। जब अंग्रेज आए हैं तो अंग्रेजों ने इनके झगड़े को देखा है और अंग्रेजों ने ऐसी एक युक्ति निकाली है जिसके जरिए इनके मध्य झगड़े भी ना हो, युद्ध भी ना लड़े जाएं और ये लोग इनके नियंत्रण में भी आ जाएं। तो इसी व्यवस्था का नाम था सहायक संधि। सहायक संधि की जो व्यवस्था थी लॉर्ड विलेजली के द्वारा 1798 में तैयार की गई थी। सहायक संधि के तहत जो राज्य सहायक संधि पर हस्ताक्षर करता था उसे अपनी सेना को खत्म कर देना पड़ता था और अपनी सेना की जगह पर रियासत में अंग्रेज टुकड़ियों की तैनाती करनी होती थी। इन अंग्रेज टुकड़ियों का खर्चा जो है संबंधित राज्य का शासक उठाता था। इसके अलावा दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट भी रहता था जिसकी सलाह पर उस शासक को काम करना होता था। यानी अब शासक जो है अपनी मर्जी से कोई संधि नहीं कर सकता है, अपनी मर्जी से कोई युद्ध नहीं कर सकता है, उसे इन सब कामों के लिए इस रेजिडेंट से अनुमति लेनी पड़ेगी। कह सकते हैं कि यहाँ पर इनडायरेक्ट रूप में शासक केवल नाम का शासक रह गया, बाद बाकी सारे काम अब अंग्रेज करने लगे। तो अवध के साथ भी यही हुआ है। अवध को 1801 में इस पर सहायक संधि थोपी गई है और सहायक संधि थोपे जाने की वजह से यहाँ की जो नवाब की शक्तियाँ हैं वो खत्म हो गई हैं। अपनी सैनिक ताकत से वंचित हो जाने के बाद नवाब अपनी रियासत में कानून व्यवस्था बनाए के रखने के लिए दिनों दिन अंग्रेजों पर निर्भर होता जा रहा था। अब विद्रोही मुखियाओं और ताल्लुकदारों पर उसका कोई नियंत्रण नहीं था। तो इसके बारे में ये बात यहाँ पर बताई गई है। तो देखिए, यहाँ पर कुछ पॉइंट पहले हम नोट डाउन करेंगे, उसके बाद आगे लिखेंगे। अब आपका 5वां पॉइंट यहाँ पर आएगा। अठारह में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने अवध की रियासत के बारे में कहा था कि ये ग्लास फल ब्रैकेट में चेरी एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। इसका पहला सब पॉइंट। 5 साल बाद 1856 में अवध को औपचारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य का अंग घोषित कर दिया गया। यह आपका 5वें का पहला सब पॉइंट है। अब आप लोग 6वां पॉइंट यहां पर लिखेंगे। 1801 से अवध में सहायक संधि थोप दी गई थी। 1801 से अवध में सहायक संधि थोप दी गई थी। इसी में पहला सब पॉइंट आप लोग नोट डाउन करेंगे। सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा 1798 में तैयार की गई थी। 1798 में तैयार की गई एक व्यवस्था थी। इसी में सेकंड सब पॉइंट, इस संधि में शर्त थी कि नवाब अपनी सेना खत्म कर दे, कौमा रियासत में अंग्रेज टुकड़ियों की तैनाती की इजाजत दे और दरबार में मौजूद ब्रिटिश रेजिडेंट की सलाह पर काम करे। ये 6वें का सेकंड सब पॉइंट। अब देखिए, यहां पर आप क्या करेंगे, यहां पर
एक नोट लगा देंगे और नोट लगा के जो कंडीशंस है सहायक संधि की वो पूरी तरह से लिख देंगे, कौन कौन सी कंडीशन इसमें रखी गई थी। तो नोट लगा के सहायक संधि, ठीक है, इसमें आप लिखेंगे सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाले, सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाले राज्यों की बाहरी और आंतरिक चुनौतियों से रक्षा अंग्रेज करेंगे। इसी में सब पॉइंट, सहयोगी पक्ष के भूक्षेत्र में एक ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी तैनात रहेगी जिसके रखरखाव की व्यवस्था संबंधित राज्य को करनी होगी। इसी में अगला सब पॉइंट, इसमें आप लिखेंगे सहायक संधि वाले राज्य में, सहायक संधि वाले राज्य में गवर्नर जनरल के प्रतिनिधि को ब्रैकेट में रेजिडेंट को तैनात किया जाता था। और शासक को उसी की अनुमति से कार्य करना होता था। तो ये सब चीजें आपने सहायक संधि के बारे में और अवध में कैसे सहायक संधि लागू की गई है, कैसे इसको हड़पा गया है, वो सब चीजें जान ली हैं। अंग्रेजों के बारे में बताया गया है कि 1850 के दशक की शुरुआत तक ये लोग मराठा भूमि, दोआब, कर्नाटक, पंजाब और बंगाल, सब ये सब क्षेत्र जो है ये अंग्रेजों की झोली में आ गए थे। अब देखिए यहां के बारे में बताया गया देह से जान जा चुकी थी। नवाब वाजिद अली शाह को यह कहते हुए गद्दी से हटाकर कलकत्ता निष्कासित कर दिया गया था कि वे अच्छी तरह से शासन नहीं चला रहे थे। यानी कि डलहौजी ने अवध राज्य का जो विलय किया था वो कुशासन के आधार पर किया था। डलहौजी ने हड़प नीति चलाई थी, तो हड़प नीति के तहत इन्होंने कुशासन का आधार, कुशासन का आरोप लगाकर अवध का विलय किया था। नवाब के निष्कासन से पैदा हुए दुख और अपमान के इस व्यापक एहसास को उस समय के बहुत सारे प्रेक्षकों ने दर्ज किया है। एक ने लिखा है देह से जान जा चुकी थी, क्योंकि वहां की जो जनता थी वो अवध के नवाब से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई थी। और जब अवध के नवाब को कुशासन के आधार पर हटाया गया है तो वहां के जो लोग हैं उनमें भी आक्रोश भड़क गया था। नवाब को हटाए जाने से दरबार और उसकी संस्कृति भी खत्म हो गई। संगीतकारों, नर्तकों, कवियों, कारीगरों, बावर्चियों, नौकरों, सरकारी कर्मचारियों और बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी भी जाती रही। तो यहां पर बताया है कैसे यहां पर अवध के विलय के बाद वहां पर पूरी जो कल्चर था, वहां की पूरी संस्कृति वो पूरी तरह से खत्म हो गई थी। तो यहां पर आप कुछ पॉइंट और भी लिखेंगे। देखिए हमने 6 पॉइंट लिख लिए हैं, 7वां पॉइंट अब आप लोग लिखेंगे। इसमें आप लिखेंगे अवध के नवाब वाजिद अली शाह को यह कहते हुए गद्दी से हटाकर कलकत्ता निष्कासित कर दिया गया था कि वे अच्छी तरह शासन नहीं चला रहे थे। देखिए एक काम अगर आप कर सकते हैं तो आप कर लीजिए। हमने ऊपर 5वां पॉइंट लिखा है, ठीक है, 5वां पॉइंट लिखा है। तो अगर आपकी कॉपी में मान लीजिए आपने, फिर से मैं यहां पर दोहरा रहा हूं, ये आपकी कॉपी है, आपने ऐसे करके 5वां पॉइंट लिखा है, फिर 6वां पॉइंट यहां लिखा है। अब चूंकि जो मैं बात लिखवाना चाह रहा हूं ये 5वें पॉइंट का ही पार्ट है, तो अब आप लोग क्या कीजिए, आपने 5वें का पहला सब पॉइंट लिखा है, ठीक है, यहां से एक एरो ऐसे करके लेके आइए और यहां पर आप इसका सेकंड सब पॉइंट आप बना दीजिए। तो ये जो बात मैं लिखवाना चाह रहा हूं ये आपके सेकंड सब पॉइंट में आ जाएगी। तो आपको समझ में आ जाएगा कि 1856 में अवध का विलय किस आधार पर किया गया था। अवध का विलय जो है कुशासन के आधार पर किया गया था। तो हमें ये 7वां पॉइंट अलग से नहीं लिखना पड़ेगा, आपका 5वें पॉइंट में ये बात ऐड हो जाएगी। तो आप लोग कॉपी में वही कीजिए, 5वें पॉइंट से एक एरो निकाल कर लाइए और ऐसे करके वहां पे सेकंड सब पॉइंट कर दीजिए। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो बात लिखी जा रही है ये 5वें पॉइंट का ही सेकंड सब पॉइंट है। तो आपने यहां से लेकर यहां तक ये चीज नोट डाउन कर ली होगी। इसके बाद बताया गया कि फिरंगी राज का आना और एक दुनिया का खात्मा। जैसा कि आप लोग जानते हैं
कि अंग्रेजों के आने से पहले वहाँ पूरी एक सामाजिक व्यवस्था बनी हुई थी, और उस सामाजिक व्यवस्था के तहत वहाँ से उनसे जमींदार भी जुड़े हुए थे, जनता भी जुड़ी हुई थी, प्रशासक भी जुड़े हुए थे, पूरा एक सिस्टम बना हुआ था। लेकिन जब अंग्रेजों ने यहाँ अवध का विलय कर लिया है तो पूरा का पूरा सिस्टम ध्वस्त कर दिया है। इसके स्थान पर इन्होंने अपनी प्रणाली जो है वो लागू की है। तो उसके क्या क्या दुष्परिणाम निकल कर आए हैं उनके बारे में बताया गया है। 1857 के विद्रोह में तमाम भावनाएं और मुद्दे, परंपराएं और निष्ठाएं अव्यक्त हो रही थी। बाकी जगहों के मुकाबले अवध में यह विद्रोह एक विदेशी शासन के खिलाफ लोक प्रतिरोध की अभिव्यक्ति बन गया था, यानी अवध में विद्रोह बहुत ज्यादा हो रहा था। अंग्रेजों के आने से पहले ताल्लुकदारों के पास हथियारबंद सिपाही होते थे, उनके अपने किले होते थे। अगर वे नवाब की संप्रभुता को स्वीकार कर लें और अपने ताल्लुकदार का राजस्व चुकाते रहें तो उनके पास काफी ज्यादा स्वायत्ता भी होती थी। लेकिन जैसे ही अधिग्रहण किया गया अवध राज्य का, वैसे ही ताल्लुकदारों की जो सेनाएं थी भंग कर दी गई थी, उनके दुर्ग वगैरह जो है नष्ट कर दिए गए थे, क्योंकि अंग्रेजों को कहीं ना कहीं भय था कि ये लोग नवाब के फेवर में विद्रोह ना कर दें। अधिग्रहण के बाद 1856 में एक मुश्त बंदोबस्त के नाम से ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था लागू कर दी गई, यानी कि अवध का जो अधिग्रहण किया गया 1856 में, उसके बाद यहाँ पर एक मुश्त बंदोबस्त व्यवस्था लागू की गई है। यह बंदोबस्त इस मान्यता पर आधारित था कि ताल्लुकदार बिचौलिए थे, यानी कि इनका मानना यह था कि ताल्लुकदार जो है वो नवाब के बिचौलिए थे, जिनके पास जमीन का मालिकाना नहीं था। उन्होंने बल और धोखाधड़ी के जरिए अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। एक मुश्त बंदोबस्त में ताल्लुकदारों को उनकी जमीनों से बेदखल किया जाने लगा। आंकड़ों से पता चलता है कि अंग्रेजों से आने से पहले ताल्लुकदारों के पास अवध के 67% गांव थे। देखिए, ताल्लुकदार यहाँ पर जमींदार वाले रोल में थे। जैसे नवाब है तो नवाब ने अपने राज्य में कृषकों से कर वसूलने के लिए बीच में एक व्यक्ति तैनात किया है जिसका ताल्लुक किसानों से है, और ये किसानों से इनका जो राजस्व है ये वसूल करके नवाब तक पहुंचाता था। तो ये बीच का पार्ट था, इसीलिए अंग्रेजों ने इसको बिचौलिया बोला है। जब अवध राज्य का विलय कर लिया गया है तो अवध के विलय के बाद यहाँ पर एक मुश्त बंदोबस्त नाम की व्यवस्था लागू की गई है, जिसके तहत इन बिचौलिए वर्ग को अंग्रेजों ने खत्म किया है। तो उसी की कहानी यहाँ पर बताई गई है। देखिए, 5वें का आपने सेकंड सब पॉइंट आपने लिखा था, अब 5वें में ही थर्ड सब पॉइंट और लिखेंगे आप। इसमें आप लिखेंगे अधिग्रहण के बाद 1856 में एकमुश्त बंदोबस्त के नाम से ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था लागू कर दी गई। इसी में चौथा सब पॉइंट आप लिखेंगे एकमुश्त बंदोबस्त में ताल्लुकदारों को उनकी जमीनों से बेदखल किया जाने लगा। इसी में आगे लिखेंगे उनकी सेनाएं भंग कर दी गईं और उनके दुर्ग ध्वस्त कर दिए गए। अवध के सेंस में ताल्लुकदार का मतलब जमींदार से ही है। ये आपने 5वें का चौथा सब पॉइंट लिखा है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ये आपका 5वां पॉइंट चल रहा है, 6वां पॉइंट आप लिख चुके हैं। अब ये बाद बाकी जो फैक्ट हैं ये 5वें पॉइंट का ही पार्ट है, तो आपने एरो लगाकर इस तरह से इन्हें लिखना स्टार्ट कर दिया होगा। 6ठे पॉइंट को चाहे तो बीच में एक बॉक्स में बंद कर दीजिए, जिससे कि आपको आइडिया रहे ये 6ठा पॉइंट सेपरेट है, बाद बाकी बातें आपकी 5वें पॉइंट में ये चल रही है। ब्रिटिश भू राजस्व अधिकारियों का मानना था कि ताल्लुकदारों को हटाकर वे जमीन असली मालिकों के हाथ में सौंप देंगे, जिससे किसानों में के शोषण में कमी आएगी और राजस्व की वसूली में इजाफा होगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, यानी अंग्रेज जो प्लान कर रहे थे वो ऐसा हो नहीं पाया। अधिकारियों को जल्दी समझ में आने लगा कि अवध के बहुत सारे इलाके का मूल्य निर्धारण बहुत बढ़ा चढ़ाकर कर दिया गया है। इसकी वजह से जो भी स्थानीय काश्तकार हैं वो इस अधिग्रहण की वजह से खुश नहीं हुए, क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा राजस्व चुकाना पड़ेगा। ताल्लुकदारों की सत्ता छिनने का नतीजा यह हुआ कि एक पूरी की पूरी सामाजिक व्यवस्था जो कि अवध में बनी हुई थी वो भंग हो गई। देखिए, बेशक ताल्लुकदार किसानों का शोषण करते थे, लेकिन बुरे वक्त में, किसानों के बुरे वक्त में उनकी वो मदद भी करते थे। वे किसानों से तरह तरह के मद में पैसा तो वसूलते थे, लेकिन बुरे वक्त में किसानों की मदद भी करते थे। अब ताल्लुकदारों की जगह अंग्रेजी शासन आ गया है, तो किसानों के अंदर इस बात की आशंका है क्या अंग्रेजों के साथ उनके वही संबंध स्थापित हो पाएंगे जैसे ताल्लुकदारों के साथ थे। यानी कभी बुरा वक्त आ गया, मान लीजिए सूखा पड़ गया, अकाल पड़ेगा, तो ऐसी स्थिति में किसानों का जो पैसा होता था, किसानों का जो कर्ज होता था, वो कभी कभी ताल्लुकदार माफ कर देते थे या कुछ समय के लिए टाल देते थे। अब किसानों को इसी बात का डर बना हुआ है कि अंग्रेजी शासन से ये सब मिन्नतें हम कर पाएंगे, अंग्रेजी शासन हमें सहूलियत दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। इस बात को लेकर किसानों में आशंका व्याप्त है।
अब इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि कठिन वक्त में या फसल खराब हो जाने पर सरकार राजस्व मांग में कोई कमी करेगी या वसूली को कुछ समय के लिए टाल दिया जाएगा, इस बात की कोई उम्मीद नहीं है। दूसरी बात यह है कि किसानों को पूरी साल पैसों की आवश्यकता पड़ती है, फसल को बोने के लिए भी पड़ती है, इसके अलावा तीज त्योहार पर भी पड़ती है, बच्चों के शादी ब्याह होते हैं उस समय भी किसान को पैसे की आवश्यकता पड़ती है, तो ताल्लुकदार इनकी मदद किया करते थे। अब किसानों को अंग्रेजी सरकार के साथ तो वैसी उम्मीद थी ही नहीं, न ही किसानों को इस बात की उम्मीद थी कि तीज त्योहारों पर कोई कर्जा और मदद मिल पाएगी जो पहले ताल्लुकदारों से मिल जाती थी। तो इस बात को लेकर भी किसानों में बहुत ज़्यादा आक्रोश और असंतोष व्याप्त है। अब ये तो किसानों की बात होगी, अब ताल्लुकदारों की बात करें। देखिए, जब 1857 का संग्राम छिड़ा है, 1857 का विद्रोह छिड़ा है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, लखनऊ में नवाब की पत्नी बेगम हजरत महल और इनके बेटे बिरजेश कद्र ने कमान संभाली है। तो उस समय बहुत सारे ताल्लुकदार जो कि इनके घनिष्ठ संबंधी थे वो इनके साथ आके खड़े हो गए हैं, और जब तक बेगम हजरत महल लड़ी है तब तक उनके साथ वहां पर डटे रहे हैं। तो वही कहानी यहाँ पर बताई गई है। बहुत सारे ताल्लुकदार अवध के नवाब के प्रति निष्ठा रखते थे, इसलिए वे अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए लखनऊ जाकर बेगम हजरत महल इन नवाब की पत्नी के खेमे में शामिल हो गए, और उनमें से कुछ तो बेगम की पराजय के बाद भी उनके साथ डटे रहे हैं। तो देखिए, पांचवें पॉइंट का पांचवा सब पॉइंट आप लोग नोट डाउन करेंगे। बहुत सारे ताल्लुकदार अवध के नवाब के प्रति निष्ठा रखते थे, इसलिए वे अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए लखनऊ जाकर बेगम हजरत महल इन नवाब की पत्नी के खेमे में शामिल हो गए। क्योंकि ताल्लुकदारों को जो पावर मिली हुई थी वो अवध के नवाब से ही मिली हुई थी, और जब नवाब की सत्ता छिन गई है तो ताल्लुकदारों का भी हाल बेहाल हो गया है। तो यहां पर आपका पांचवें का पांचवा सब पॉइंट है। हमने किसानों की बात कर ली, ताल्लुकदारों की बात कर ली, अब सिपाहियों की बात कर लेते हैं। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, आज भी आर्मी और पुलिस में अधिकांश जो बच्चे होते हैं वो ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं। तो उस समय का हाल भी यही था, उस समय भी जो सिपाही थे वो अधिकांश ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते थे। तो जब कोई सिपाही अपने माँ बाप को या अपने परिवारीजनों को संकट में देखेगा तो उसके मन में भी दुख होगा, असंतोष होगा। तो उस समय के जो सिपाही थे तो उनके मन में भी वही दुविधा थी। एक तरफ तो उनका परिवार था जो कि अंग्रेजों के शोषण का शिकार था, और दूसरी तरफ वो खुद उनके लिए सहयोग कर रहे थे। तो ऐसे में उनके अंदर संकट का भाव था कि किसकी तरफ खड़े हों। जब 1857 का विद्रोह छिड़ा है तो ऐसे में उन लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, क्योंकि उनके अंदर जो व्याप्त असंतोष है उस विद्रोह के रूप में बाहर निकलकर आया है। किसानों का असंतोष अब फौजी बैरकों में भी पहुंचने लगा था, क्योंकि बहुत सारे किसान अवध के गांव से ही भर्ती किए गए थे। तो दशकों से सिपाही कम वेतन और वक्त पर छुट्टी न मिलने के कारण असंतुष्ट थे, और 1850 के दशक तक आते आते उनके असंतोष के कई नए कारण भी पैदा हो गए। कई नए कारण कौन कौन से पैदा हुए वो भी हम जानेंगे। देखिए, शुरुआत में जब अंग्रेज आए थे तो अंग्रेजों ने जो भी रिक्रूटमेंट किया था, जो भी भर्ती की थी, उसमें भारतीय सिपाही भी शामिल थे। तो शुरुआत में जो अंग्रेजी अफसर थे या अंग्रेजी सिपाही थे वो भारतीय सिपाहियों के साथ दोस्ताना व्यवहार करते थे, उनकी मौज मस्ती में शामिल भी होते थे, उनके साथ उनके त्योहारों को भी सेलिब्रेट करते थे। लेकिन समय व्यतीत होने के साथ साथ 1840 के दशक तक आते आते स्थिति यहाँ पे बदल गई है। 1840 के दशक में जो अंग्रेजी अफसर हैं ये अपने आप को श्रेष्ठ समझने लगे हैं, और भारतीय नस्ल के जो अफसर हैं, भारतीय नस्ल के जो सिपाही हैं, उनको कमतर नस्ल का मानने लगे हैं। यानी एक हीन भावना भी यहाँ पे क्रिएट होने लगी है, और जब हीन भावना क्रिएट होने लगी है तो भारतीय सिपाहियों के साथ भेदभाव किया जाने लगा है, उनको गाली गलौज, शारीरिक हिंसा, ये बात उनके लिए सामान्य सी बात बन गई है। तो ऐसे में इन सिपाहियों के मन में और ज़्यादा नफरत का भाव पैदा हो गया था अंग्रेजी शासन के विरुद्ध। तो वही सब बातें हैं जिससे कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में इन सिपाहियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसके अलावा यहाँ पर यह भी बताया है कि उत्तर भारत में सिपाहियों और ग्रामीण जगत के बीच गहरे संबंध भी थे। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है कि बंगाल आर्मी के सिपाहियों में से बहुत सारे अवध और पूर्वी उत्तर प्रदेश के गांव से भर्ती होकर इसमें आए थे, और इनमें बहुत सारे ब्राह्मण या ऊंची जाति के थे। अवध को तो बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा जाता था, क्योंकि अवध के ही सिपाही जो थे वो बंगाल आर्मी में भर्ती हुए थे, तो इसलिए अवध को जो है बंगाल आर्मी की पौधशाला भी कहा जाता था। देखिए, हमने पांचवा पॉइंट, पांचवें के बाद छठवां पॉइंट और उसके बाद पांचवें के कुछ सब पॉइंट भी लिखे थे। अब हम लोग सातवां पॉइंट यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। सातवां पॉइंट अब आपका आएगा, इसमें आप लिखेंगे बंगाल आर्मी के सिपाहियों में से बहुत सारे अवध और पूर्वी उत्तर प्रदेश के गांव से भर्ती होकर आए थे, और उनमें से बहुत सारे ब्राह्मण या ऊंची जाति के थे। इसी में पहला सब पॉइंट, अवध को बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा जाता था।
ये 7वें का सब पॉइंट है। इसके अलावा यहां पर आगे ये भी बताया है कि जब सिपाही अपने अफसरों की अवज्ञा करते थे और हथियार उठाते थे तो फौरन ही गांव में उनके भाई बिरादर भी उनके साथ आ जुटते थे। यानी जब भी सिपाही विद्रोह करते थे, अपने अफसरों के साथ मारपीट या उनको खत्म करते थे, तो उस समय आसपास के गांव के जो इनके भाई बिरादर या सगे संबंधी होते थे वो भी इनका साथ देने के लिए इनके साथ में आ जाते थे। ये बात यहाँ पे बताई गई है। इसके बाद आपकी हेडिंग पड़ेगी विद्रोही क्या चाहते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 1857 का स्वतंत्रता संग्राम छिड़ तो गया था और छिड़ने के पीछे कई सारे कारण उत्तरदायी थे। उनमें सबसे मेन कारण बना वो था चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग। अब लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि भाई आपने विद्रोह कर दिया है, विद्रोह के बाद आप चाहते क्या हो? क्या ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते हो भारत से? क्या पुरानी वाली जो व्यवस्था है, मुगल शासन वाली व्यवस्था है, क्या उसको दोबारा लागू करना चाहते हो? क्या ब्रिटिश शासन को ही आप नए रूप में, नए सुधार के साथ लागू करना चाहते हो? क्या चाहते हो, ये भी तो जानना जरूरी है। तो यहां पर वही सब चीजें बताई गई हैं। यूं भी विद्रोहियों में ज्यादातर सिपाही और आम लोग थे जो पढ़े लिखे नहीं थे। इस प्रकार अपने विचारों का प्रसार करने और लोगों को विद्रोह में शामिल करने के लिए जारी की गई कुछ घोषणाओं और इश्तहारों के सिवाय हमारे पास ऐसी ज्यादा चीजें नहीं हैं जिनकी बिना पर हम विद्रोहियों के नजरियों को समझ सकें। यानी सबसे बड़ा सवाल ये आ जाता है कि उस समय के जो सिपाही थे बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और जो भी विद्रोह लड़ा गया वो हाथ पैरों से लड़ा गया। उसमें संचार के माध्यमों के रूप में अपने विचारों को प्रसारित करने के लिए इन्होंने कोई इश्तेहार, पंफलेट वगैरह ये सब नहीं छापे जैसा कि आजकल लोग छापते हैं। उस समय के सिपाहियों ने केवल मौखिक रूप से लोगों को जगाया। तो उनका एजेंडा क्या था, वो चाहते क्या थे, ये क्लियर नहीं हो पाया है। इसके बारे में जो कुछ हमारी राय है वो अंग्रेजी अभिलेखों पर निर्भर करती है। 1857 में जो कुछ हुआ उसे रचने के लिए इतिहासकारों की कोशिशों को बहुत हद तक और मजबूरन अंग्रेजों के दस्तावेजों पर निर्भर रहना पड़ता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि 1857 के विद्रोह में सिपाही चाहते क्या थे, उनका एजेंडा क्या था, ये जानने के लिए जो इतिहासकार हैं वर्तमान के, उन्हें अंग्रेजों के द्वारा छोड़ी हुई रिपोर्टों पर, उनकी सूचनाओं पर, उन पर निर्भर रहना पड़ता है और अंग्रेजों ने जो लिखा है उसी के आधार पर हम लोग निष्कर्ष निकाल पाते हैं। विडंबना यह है कि इन स्रोतों से अंग्रेज अफसरों की सोच का तो पता चलता है, लेकिन इस बारे में ज्यादा सुराग नहीं मिल पाता कि विद्रोही क्या चाहते थे। यानी अब भी एक सस्पेंस करा रहा है कि विद्रोही वास्तव में चाहते क्या थे, भाई विद्रोह क्यों किया, विद्रोह करने के उपरांत क्या उनका मकसद था। क्या ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने का मकसद था, या पुरानी मुगल सत्ता स्थापित करने का मकसद था, या ब्रिटिश शासन में सुधार चाहते थे, क्या चाहते थे, ये बात कन्फर्म नहीं हो पाई है। तो यहां पर अब आप लोग क्या करेंगे, 8वां पॉइंट यहां पे नोट डाउन करेंगे। इसमें आप लिखेंगे 8वें पॉइंट में आप लिखेंगे विद्रोहियों में ज्यादातर सिपाही और आम लोग थे जो पढ़े लिखे नहीं थे। इस प्रकार उनके द्वारा जारी की गई कुछ घोषणाओं व इश्तेहारों के सिवाय हमारे पास ज्यादा चीजें नहीं हैं। जिनकी बिना पर हम उनके नजरिए को समझ सकें। यहां पर एक लाइन में क्लियर हो गया कि विद्रोही क्या चाहते थे, ये क्लियर ही नहीं है, कुछ भी स्पष्ट नहीं है, केवल विद्रोह भड़क गया था। और जब कोई लंबा उद्देश्य नहीं होगा, कोई विजन या कोई एजेंडा ही नहीं होगा, तो ऐसे में विद्रोह का पतन होना तो आवश्यक है। तो वही हुआ भी। एकता की कल्पना 1857 में विद्रोहियों द्वारा जारी की गई घोषणाओं में जाति और धर्म का भेद किए बिना समाज के सभी तबकों का आह्वान किया जाता था। इश्तिहारों में अंग्रेजों से पहले कि हिंदू मुस्लिम अतीत की ओर संकेत किया जाता था और मुगल साम्राज्य के तहत विभिन्न समुदायों के सह अस्तित्व का गौरवगान किया जाता था। बहादुर शाह के नाम से भी जारी की गई घोषणा में मोहम्मद और महावीर दोनों की दुहाई देते हुए जनता से इस लड़ाई में शामिल होने का आह्वान किया गया। अब देखिए यहां पर ध्यान देना, यहां पर जो इश्तिहार छपे हैं उन इश्तिहारों में लड़ाई में शामिल होने का आह्वान तो किया गया है, लेकिन वो आगे चाहते क्या है वो कहीं भी क्लियर नहीं हुआ है। इतना तो है कि हाँ आप लड़ाई में कूद जाओ, विद्रोह में हमारा साथ दो, लेकिन आगे चलकर हम कैसा शासन स्थापित करेंगे इसका इनके पास कोई प्लानिंग नहीं है, कोई योजना नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है। तो यहां पर आप 8वें का पहला सब पॉइंट नोट डाउन करेंगे। पहला पॉइंट,
1857 में विद्रोहियों द्वारा जारी की गई घोषणाओं में जाति और धर्म का भेद किए बिना समाज के सभी तबकों का आह्वान किया जाता था। इसी में सेकंड सब पॉइंट, बहादुर शाह के नाम से जारी की गई घोषणा में मोहम्मद और महावीर दोनों की दुहाई देते हुए जनता से इस लड़ाई में शामिल होने का आह्वान किया गया। लेकिन वही दिलचस्प बात वही है कि आह्वान तो कर रहे हो लड़ाई में शामिल होने का, लेकिन आप चाहते क्या हो, लॉन्ग टर्म में आपका उद्देश्य क्या है वो आप क्लियर ही नहीं कर पा रहे हो। तो यहां पर वही सब चीजें हैं जो पैम्पलेट की इनकी जो भाषा थी वो उसके बारे में बताया गया है। अब देखिए, इन सब के बीच में अंग्रेजों ने भरसक ये प्रयास किया कि कैसे भी करके हिंदू और मुसलमानों के बीच दरार पैदा की जाए, क्योंकि उस समय का जो विद्रोह हुआ था एक अफवाह पर हुआ था, और अफवाह थी चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग, जिसमें गाय और सुअर की चर्बी होने की बात कही गई थी, जिसकी वजह से हिंदू और मुस्लिम दोनों ही सिपाही नाराज थे, दोनों ही वर्गों के लोग नाराज थे। तो अंग्रेज शासन ने पूरा प्रयास किया कि कैसे भी करके 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को दबाने के लिए इन दोनों के मध्य झगड़ा करवा दिया जाए। तो अंग्रेज शासन ने दिसंबर 1857 में पश्चिमी यूपी स्थित बरेली के हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़काने के लिए 50,000 रुपए भी खर्च किए, लेकिन उनकी ये कोशिश जो थी वो नाकामयाब रही। यानी अंग्रेजों ने हर संभव प्रयास किया कैसे भी इस आंदोलन को दबाया जा सके। उत्पीड़न के प्रतीकों के खिलाफ इन घोषणाओं में ब्रिटिश राज, जिसे विद्रोही फिरंगी राज कहते थे, से संबंधित हर चीज की पूरी तरह खारिज किया जा रहा था। देसी रियासतों पर कब्जे और समझौते का उल्लंघन करने के लिए अंग्रेजों की निंदा की जाती थी। विद्रोही नेताओं का कहना था कि अंग्रेजों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। अब देखिए, लोगों का गुस्सा किस बात को लेकर था। लोगों को इस बात पर गुस्सा था कि ब्रिटिश भूराजस्व व्यवस्था ने बड़े छोटे भूस्वामियों को जमीन से बेदखल कर दिया था, और विदेशी व्यापार ने दस्तकारों और बुनकरों को तबाह कर डाला था। देखिए, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि अंग्रेजी शासन ने इन सब दुष्परिणामों को तो किया ही किया है। यानी कि अंग्रेजी शासन के दुष्परिणाम के रूप में ये सब बातें तो देखने को हमें मिलती ही हैं। लोगों को प्रेरित किया गया कि वे इकट्ठे मिलकर अपने रोजगार, धर्म, इज्जत और अस्मिता के लिए लड़ें। यह व्यापक सार्वजनिक भलाई की लड़ाई होगी। देखिए, हम सब लोग यहाँ पर एक बात नोटिस कर रहे हैं, यहाँ पे लड़ने की बात हो रही है, लेकिन चाहते क्या है वो कहीं भी स्पष्ट नहीं हो रहा है, और यही चीज हमें अपने माइंड में क्लियर करके चलनी है। अगर आपसे कहीं पूछ लिया जाए कि इनका उद्देश्य क्या था, तो इनका उद्देश्य स्पष्ट नहीं हो पाया है। सबसे बड़ी बात यहां पर यह निकल कर आ रही है। आगे बोला है कि विद्रोही तमाम उत्पीड़कों के खिलाफ थे और परंपरागत सोपानों, ऊंच नीच को खत्म करना चाहते थे। इसमें हमें एक वैकल्पिक दृष्टि, संभवतः एक ज्यादा समतापरक समाज की कल्पना दिखाई देती है, पर यह सोच उनकी घोषणाओं में नहीं दिखाई देती। उनमें तो फिरंगी राज के खिलाफ तमाम सामाजिक समूहों को एकजुट करने का ही आह्वान किया जाता था। यानी उनकी घोषणाओं में स्पष्ट नहीं है, लेकिन फिरंगियों को निकालने की बात कर रहे हैं, क्योंकि फिरंगियों के खिलाफ होने की बात कर रहे हैं। अब देखिए, हमने 8 में के 2 सब पॉइंट लिखे हैं, इसी में ही 8 में का थर्ड सब पॉइंट और लिखेंगे। आप लिखेंगे, लोगों को प्रेरित किया गया कि वे इकट्ठे मिलकर अपने रोजगार, धर्म, इज्जत और अस्मिता के लिए लड़ें। इसी में चौथा सब पॉइंट, विद्रोही तमाम उत्पीड़कों के खिलाफ थे और परंपरागत सोपानों ब्रैकेट में ऊंच नीच को खत्म करना चाहते थे। वैकल्पिक सत्ता की तलाश। ब्रिटिश शासन ध्वस्त हो जाने के बाद दिल्ली, लखनऊ और कानपुर जैसे स्थानों पर विद्रोहियों ने एक प्रकार की सत्ता और शासन संरचना स्थापित करने का प्रयास किया। बेशक यह प्रयोग ज्यादा समय तक नहीं चल पाया, लेकिन इससे कोशिशों से पता चलता है कि विद्रोहियों के जो नेता थे उन्होंने पूर्व ब्रिटिश दुनिया को पुनर्स्थापित करने का प्रयत्न किया। पूर्व ब्रिटिश दुनिया का मतलब जान रहे हैं आप, जो पहले मुगल सत्ता चल रही थी, जिस तरह मुगल शासन चलता था उसी तरह का शासन चलाने का इन्होंने प्रयास किया है, लेकिन यह सफल नहीं हो पाया है। इन नेताओं ने पुरानी दरबारी संस्कृति का सहारा लिया, विभिन्न पदों पर नियुक्तियां की गई, भूराजस्व वसूली और सैनिकों के वेतन के भुगतान का इंतजाम किया गया। लूटपाट बंद करने के लिए हुक्मनामे जारी किए गए, ये लूटपाट बंद कर दीजिए क्योंकि पुराना वाला जो शासन है वो स्थापित हो गया है। इन सारे प्रयासों में विद्रोही 18वीं सदी के मुगल जगत से ही प्रेरणा ले रहे थे।
यानी विद्रोहियों का जो मकसद है वो कुछ कुछ ये समझ में आ रहा था कि विद्रोही ये चाहते थे कि अंग्रेजी शासन हट जाए और पूर्व वाली जो व्यवस्था थी, मुगल काल वाली जो व्यवस्था थी, वो फिर से स्थापित हो जाए। ऐसा इनका उद्देश्य कहीं कहीं झलक रहा था। तो वो सब चीजें यहां पर बताई गई हैं। देखिए, हम लोग 9वां पॉइंट यहां पर नोट डाउन करेंगे। इसमें आप लिखेंगे, विद्रोही नेता 18वीं सदी की पूर्व ब्रिटिश दुनिया को पुनर्स्थापित करना चाहते थे। इसी में आगे इन नेताओं ने पुरानी दरबारी संस्कृति का सहारा लिया। अब इसके आगे बढ़ेंगे। देखिए, 9वां पॉइंट इतना ही है, इतने से समझ जाएंगे आप। आगे बताया गया कि अवध में जो प्रतिरोध है अंग्रेजों के खिलाफ, ये सबसे ज्यादा चला है। उसका रीजन ये है कि अवध एक बड़ा प्रांत था। इसके अलावा मोस्टली जो सिपाही थे अवध से ही आते थे और अवध में नवाब का भी बहुत ज्यादा वर्चस्व भी था। तो अवध में प्रतिरोध जो है बहुत लंबे समय तक चला है। लेकिन फिर भी 1857 के आखिर तथा 1858 के शुरुआती महीनों तक हुकुम की श्रेणियां वजूद में थी। हुकुम का मतलब जो ये श्रेणियां इन्होंने तैयार की थी यहाँ के स्थानीय नेताओं ने, वो श्रेणियां फिर भी मौजूद थी। अब आपकी हेडिंग है दमन, अर्थात इस विद्रोह को कैसे कुचला गया, कैसे खत्म किया गया। हमारे पास अंग्रेजों की लिखी हुई जो रिपोर्ट्स हैं या उनके विवरण हैं, उसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि इस विद्रोह को काबू कर पाना या इसको कुचल पाना अंग्रेजों के लिए बहुत आसान नहीं था। मई और जून 1857 में पारित किए गए कई कानूनों के जरिए न केवल समूचे उत्तर भारत में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया, बल्कि फौजी अफसरों और यहां तक कि आम अंग्रेजों को भी ऐसे हिंदुस्तानियों पर मुकदमा चलाने और उनको सजा देने का अधिकार दे दिया गया जिन पर विद्रोह में शामिल होने का शक था। यानी कहने का मतलब ये, मार्शल लॉ के तहत इन्होंने शक के आधार पर भी लोगों पर मुकदमा चलाया, उनके खिलाफ कार्रवाइयां की। अब देखिए, यहां पर इस चित्र के जरिए अंग्रेजों की बढ़त दिखाई गई है कि अंग्रेजों ने विद्रोह को कहां से कंट्रोल किया है। एक ओर से तो ये पंजाब से आए हैं, पंजाब से इधर ये बंगाल साइड से इन्होंने विद्रोह को कंट्रोल करना स्टार्ट किया है और ऐसे करते करते इन्होंने इस क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया है। उन्होंने दो तरफा हमला बोल दिया, एक तरफ कलकत्ते से, दूसरी तरफ पंजाब से दिल्ली की तरफ कूच हुआ, क्योंकि पंजाब कमोबेश शांत था। पंजाब में 1857 में स्वतंत्रता संग्राम नहीं फैला। दिल्ली को कब्जे में लेने के लिए अंग्रेजों की कोशिश जून 1857 में बड़े पैमाने पर शुरू हुई, लेकिन यह मुहिम सितंबर के आखिर में जाकर पूरी हुई। यानी दिल्ली को इन्होंने सितंबर के आखिर में जाकर अपने कब्जे में ले पाया है। दोनों तरफ से जमकर हमले किए गए और दोनों पक्षों को भारी नुकसान भी उठाना पड़ा है। इसके अलावा बताया गया है, जैसे ही उन्होंने अपनी उपद्रव विरोधी कार्रवाई शुरू की, अंग्रेजों को एहसास हो गया कि उनका सामना सिर्फ सैनिक विद्रोह से नहीं है, वे ऐसे आंदोलन से जूझ रहे हैं जिनके पीछे बेहिसाब जन समर्थन मौजूद है। यानी जब अंग्रेजों ने इसको कुचलने का प्रयास किया तो उन्हें समझ में आने लगा है कि यहां पर केवल विद्रोही सिपाही नहीं है, बल्कि इनके पीछे जन सैलाब भी है। इस इलाके को लंबी लड़ाई के बाद मार्च 1858 में जाकर ही अंग्रेज दोबारा अपने नियंत्रण में ले पाए हैं। ये बात हो रही है अवध वाले इलाके की, गंगा के मैदान की बात हो रही है। ये गंगा के मैदान का क्या हाल है। अंग्रेजों ने सैनिक ताकत का भयानक पैमाने पर इस्तेमाल किया, लेकिन यह उनका एकमात्र हथियार भी नहीं था। इन्होंने जो भूस्वामी, जो ताल्लुकदार, जो कि अंग्रेजी नीतियों से नाराज थे, उनको प्रलोभन दिए और ऐसे भूस्वामी या जमींदार थे जिन्होंने इस विद्रोह में शामिल नहीं हुए, उनको इन्होंने पुरस्कृत भी किया। तो ऐसे करके जमींदारों को इन्होंने अपने फेवर में तोड़ लिया है, ताल्लुकदारों को अपने फेवर में कर लिया है। फिर बच्चे किसान, कि उस किसानों को तो अपने अंडर में करना इनके लिए बाएं हाथ की बात थी। तो वही सब चीजें यहां पे बताई गई हैं। बड़े जमींदारों को आश्वासन दिया गया कि उन्हें उनकी जागीरें लौटा दी जाएंगी। विद्रोह का रास्ता अपनाने वाले जमींदारों को जमीन से बेदखल कर दिया गया और जो वफादार थे उन्हें इनाम दिए गए। तो ऐसे करके इन्होंने विद्रोह को काबू किया है। तो यहां पर हम कुछ पॉइंट्स जो हैं वो नोट डाउन करेंगे। 10वां पॉइंट अब आप लोग लिखेंगे, मई और जून 1857 में पारित किए गए कई कानूनों के जरिए न केवल समूचे उत्तर भारत में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया, मई और जून 1857 में पारित किए कानूनों के जरिए समूचे उत्तर भारत में, न केवल हटा देना, समूचे उत्तर भारत में
मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। इसी में सब पॉइंट फौजी अफसर और यहां तक कि आम अंग्रेज भी हिंदुस्तानियों पर विद्रोह में शामिल होने के शक के आधार पर कार्यवाही कर रहे थे। विद्रोह में शामिल होने के शक के आधार पर कार्यवाही कर रहे थे। ये 10वें का पहला सब पॉइंट है। अब इसी में ही 11वां पॉइंट आप लिखेंगे, अंग्रेजों ने विद्रोह को काबू करने के लिए दो तरफा हमला बोल दिया। अंग्रेजों ने विद्रोह को काबू करने के लिए दो तरफा हमला बोल दिया। एक तरफ कलकत्ते से, दूसरी तरफ पंजाब से दिल्ली की तरफ कूच हुआ। हालांकि पंजाब कमोबेश शांत था। 11वें का पहला सब पॉइंट, दिल्ली को कब्जे में लेने की अंग्रेजों की कोशिश सितंबर के आखिर में जाकर पूरी हो पाई। ये 11 का पहला सब पॉइंट है। इसी में 11 का सेकंड सब पॉइंट, गंगा के मैदान को लंबी लड़ाई के बाद मार्च 1858 में जाकर ही अंग्रेज दोबारा अपने नियंत्रण में ले पाए। गंगा के मैदान को लंबी लड़ाई के बाद मार्च 1858 में जाकर ही अंग्रेज दोबारा अपने नियंत्रण में ले पाए। इसी में आगे 11 का या 12वां पॉइंट कर लीजिए। अब आप अंग्रेजों की सैनिक ताकत ही उनका एकमात्र हथियार नहीं था। अंग्रेजों की सैनिक ताकत ही उनका एकमात्र हथियार नहीं था, बल्कि उन्होंने एकता को तोड़ने के लिए बड़े जमींदारों को आश्वासन दिया कि उन्हें उनकी जागीरें लौटा दी जाएंगी। 12 का पहला सब पॉइंट, विद्रोह का रास्ता अपनाने वाले जमींदारों को जमीन से बेदखल कर दिया गया और जो वफादार थे उन्हें इनाम दिए गए। ये 12 का पहला सब पॉइंट है। अगली हेडिंग है आपकी विद्रोह की छवियां। 1857 के विद्रोह को भारतीय जनता ने कैसे देखा है और ब्रिटेन की जनता ने उस समय के विद्रोह को कैसे देखा है, उसके बारे में यहां पर बताया गया है। यानी कि यहां पर जो नजरिया है लोगों का इस विद्रोह के प्रति, उस नजरिए को दर्शाया गया है। कुछ लोग तो अंग्रेजों के फेवर में थे और ये चाहते थे कि अंग्रेजों की जीत हो और वो भारतीयों को कुचल दें। कुछ लोग जो है भारतीयों के फेवर में थे और भारतीयों की जीत चाहते थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि इस विद्रोह में शामिल नहीं हुए और अंग्रेजों के हिमायती बने रहे। तो उन सब की जो छवियां हैं, उन्होंने कैसे इस विद्रोह को देखा है, कैसे विद्रोह के बारे में लिखा है, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। जैसे यहाँ बताया गया है कि हमारे पास विद्रोहियों की कुछ घोषणाएं, अधिसूचनाएं और नेताओं के पत्र हैं, लेकिन अब तक ज्यादातर इतिहासकार अंग्रेजों द्वारा लिखे गए दस्तावेजों की रोशनी में ही विद्रोहियों की कार्रवाइयों पर चर्चा करते आ रहे हैं। औपनिवेशिक शासक और फौजी अपनी चिट्ठियों, डायरियों, आत्मकथाओं और सरकारी इतिहासों में अपने अपने ब्यौरे दर्ज कर गए हैं। तो इन्होंने जो अपने ब्यौरे दर्ज किए हैं, इनमें इन अफसरों के भीतर मौजूद भय और बेचैनी और विद्रोहियों के बारे में उनकी सोच का पता चलता है। तो यहां पर आप 13वां पॉइंट यहां साथ के साथ नोट डाउन करेंगे। इसमें आप लिखेंगे,
औपनिवेशिक प्रशासकों और फौजियों द्वारा लिखी गई चिट्ठियों, डायरियों, आत्मकथाओं और सरकारी इतिहासों में दर्ज उनके ब्यौरों से, सरकारी इतिहासों में दर्ज ब्यौरों से उनके भीतर मौजूद भय और बेचैनी तथा विद्रोहियों के बारे में उनकी सोच का पता चलता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, औपनिवेशिक प्रशासकों और फौजियों द्वारा लिखी गई चिट्ठियों, डायरियों, आत्मकथाओं और सरकारी इतिहासों के ब्यौरे से उनके भीतर मौजूद भय और बेचैनी तथा विद्रोहियों के बारे में उनकी सोच का पता चलता है। यह आपका 13वां पॉइंट है। उन लोगों ने कई प्रकार से अपनी विचारों को अभिव्यक्त किया है। कई चित्र बनाए, पेंसिल से बने रेखांकन हैं, उत्कीर्ण चित्र हैं, पोस्टर हैं, कार्टून हैं और बाजार प्रिंट यहाँ पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा उस समय जो ब्रिटेन की जनता थी, ब्रिटेन में मौजूद जो लोग थे, उन्होंने भी इस विद्रोह के बारे में बहुत कुछ लिखा है। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई तस्वीरों में कुछ अंग्रेजों को बचाने और विद्रोहियों को कुचलने वाले अंग्रेज नायकों का गुणगान किया गया है। 1859 में थॉमस जॉन्स बार्कर द्वारा बनाया गया चित्र रिलीफ ऑफ लखनऊ, लखनऊ की राहत, इसी श्रेणी का एक उदाहरण है। जैसा कि आप इस चित्र में देख पाते हैं, यहाँ पर एक तरफ घोड़ों पर बैठे हुए अंग्रेजों को दिखाया गया है और दूसरी तरफ जमीन पर गिरे पड़े घायल अवस्था में भारतीय सैनिकों को दिखाया गया है। तो ये जो है अंग्रेजों की भारतीयों के प्रति सोच को दर्शाता है कि अंग्रेज चाहते थे कि अंग्रेजों की विजय हो और भारतीयों को कुचला जाए। तो यहाँ पर आप 14वां पॉइंट यहाँ लिखेंगे, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई तस्वीरों में अंग्रेजों को बचाने और विद्रोहियों को कुचलने वाले अंग्रेज नायकों का गुणगान किया गया है। 14 का पहला सब पॉइंट, 1859 में थॉमस जॉन्स बार्कर द्वारा बनाया गया चित्र रिलीफ ऑफ लखनऊ, लखनऊ की राहत, इसी श्रेणी का एक उदाहरण है। इसके बाद यहां पर लखनऊ का हाल बताया गया कि लखनऊ को कैसे कंट्रोल में लिया गया है। विद्रोही टुकड़ियों ने लखनऊ पर घेरा डाल दिया तो लखनऊ के कमिश्नर हेनरी लॉरेंस ने ईसाइयों को इकट्ठा किया और बेहद सुरक्षित रेजिडेंसी में पनाह ले ली। 25 सितंबर को जेम्स ऑट्रम और हेनरी हेवलॉक वहां पहुंचे और इन्होंने विद्रोहियों को तितर-बितर कर दिया और इसके बाद ब्रिटिश टुकड़ियों को एक नई मजबूती दी। इसके ठीक 20 दिन बाद भारत में ब्रिटिश टुकड़ियों का नया कमांडर कॉलिन कैंपबेल भारी तादाद में सेना लेकर वहां पहुंचा है और उसने ब्रिटिश रक्षक सेना को घेरे से छुड़ाया है और ऐसे करके लखनऊ इनके हाथ में आ गया है। अब जो बार्कर की पेंटिंग है, तो बार्कर की पेंटिंग कैंपबेल के आगमन की क्षण का जश्न मनाती है। कैनवेस के मध्य में कैंपबेल, ऑट्रम और हेवलॉक, इन 3 ब्रिटिश नायकों की छवियां हैं, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं। यहां पर तो नहीं है, अगली वाले चित्र में है, इसमें भी नहीं है, सॉरी ऊपर ही है ये। तो यहां पर आप लोग क्या करेंगे, 13वां पॉइंट है, 14वां जो भी पॉइंट है उसका सब पॉइंट नोट डाउन करेंगे आप। 14वें पॉइंट का सेकंड सब पॉइंट नोट डाउन करेंगे। सेकंड सब पॉइंट, इसमें आप लिखेंगे बार्कर की पेंटिंग कैंपबेल के आगमन के क्षण का जश्न मनाती है। इसी में आगे कैनवस के मध्य में कैंपबेल, ऑट्रम और हेवलॉक, इन 3 ब्रिटिश नायकों की छवियां हैं। देखिए ऊपर वाला चित्र ही है ये, ठीक है। यहां पर इन 3 नायकों को दिखाया गया, ये 3 नायक जो हैं आप देख पा रहे हैं, और इधर तितर-बितर जनता दिखाई गई है। अब देखिए नोट लगा देना लखनऊ के बारे में, जिससे आपको पता चलता रहे कि लखनऊ के विद्रोह को कुचलने के लिए किन किन लोगों ने, किन किन अधिकारियों ने यहां पर पार्टिसिपेट किया है।
नोट में लिख देना। विद्रोही टुकड़ियों ने जब लखनऊ पर घेरा डाला तो लखनऊ का कमिश्नर हेनरी लॉरेंस था। विद्रोही टुकड़ियों ने जब लखनऊ पर घेरा डाला तो लखनऊ का कमिश्नर हेनरी लॉरेंस था। इसमें पहला सब पॉइंट, 25 सितंबर को जेम्स ऑट्रम और हेनरी हैवलॉक ने 25 सितंबर को जेम्स ऑट्रम और हेनरी हैवलॉक वहां पहुंचे और ब्रिटिश टुकड़ियों को नई मजबूती दी। इसी में सेकंड सब पॉइंट, 20 दिन बाद भारत में ब्रिटिश टुकड़ियों का नया कमांडर कॉलिन कैंपबेल भारी तादाद में सेना लेकर वहां पहुंचा और लखनऊ को अपने कब्जे में ले लिया। तो लखनऊ पर इन्होंने कैसे कब्जा किया उसके बारे में कहानी बताई गई। लखनऊ पर कब्जा करने वाले इनके कौन कौन से नायक हैं, तो 3 लोग को याद रखना है, जेम्स ऑट्रम, हेनरी हैवलॉक और इसके बाद आया है कॉलिन कैंपबेल। इसके बाद जो अंग्रेजों की औरतें और बच्चे थे उनके बारे में ब्रिटेन में क्या छापा गया वो भी आप जान लीजिए। भारत में औरतों और बच्चों के साथ हुई हिंसा की कहानियों को पढ़कर ब्रिटेन की जनता प्रतिशोध और सबक सिखाने की मांग करने लगी। देखिए, कोई भी जब आंदोलन या विद्रोह होता है तो उसमें ये नहीं देखा जाता है किसको क्षति पहुंच रही है, उसमें गुस्सा जो होता है पूरे के पूरे एक समूह के लिए होता है, चाहे उसमें औरतें हों, बच्चे हों, कोई भी हो, किसी को नहीं बख्शा जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब अंग्रेजों के साथ मारपीट हुई होगी, अंग्रेजों के घर जलाए गए होंगे, तो इनके बीवी बच्चों को भी नुकसान पहुंचाया गया होगा। तो इस बात को लेकर जो ब्रिटेन के अखबार वगैरह हैं, ब्रिटेन की जो जनता थी, उसके मन में बहुत ज़्यादा गुस्सा था, बहुत ज़्यादा प्रतिशोध और सबक सिखाने की वो लोग मांग कर रहे थे। कलाकारों ने सदमे और पीड़ा की अपनी चित्रात्मक अभिव्यक्तियों के जरिए इन भावनाओं को आकार प्रदान किया। जोसेफ नोएल पेंटन ने सैनिक विद्रोह के 2 साल बाद इन मेमोरियम बनाई। इन मेमोरियम में आप देख पा रहे हैं एक स्त्री है जो कि गंभीर चिंतन में डूबी हुई है और इसके आसपास इसके बच्चे जो हैं इससे लिपटे हुए हैं और ये उसी समय का चित्र है। इसके अलावा एक स्त्री और है जिसके हाथ में पिस्तौल दिखाई गई है और चारों तरफ आप देख पा रहे हैं विद्रोही हैं जिनको ये गोली से शूट कर रही है और नीचे यहाँ पर जमीन पर बाइबल पड़ी हुई है। तो कानपुर में सिपाहियों से अपनी रक्षा करती मिस व्हीलर। तो इस तरह के चित्र जो है ब्रिटेन में प्रकाशित किए गए, बनाए गए हैं। कुछ अन्य रेखा चित्रों और पेंटिंग्स में हमें औरतों के अलग तेवर में दिखाई देती हैं। इनमें वे विद्रोहियों के हमले से अपना बचाव करती हुई नजर आती हैं। उन्हें वीरता की मूर्ति के रूप में दर्शाया गया है। तमाम ब्रिटिश चित्रों की तरह यहाँ विद्रोहियों को दानवों के रूप में दिखाया गया है। जैसे एक चित्र में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे ब्रिटिश महिला है और चारों तरफ यहाँ पे विद्रोही पड़े हैं। ठीक है, इसके साइड में आप देख पा रहे हैं भारतीय जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो डरे सहमे हैं। तो ये ब्रिटिश पावर को यहाँ पर दर्शाती तस्वीर है। तो यहाँ पर वही सब चीजें बताई गई हैं, प्रतिशोध और सबक। ठीक है, जस्टिस, ये आप देख पा रहे हैं ये वाली चित्र के नीचे पट्टी पर लिखा है, कानपुर में हुए भीषण जनसंहार के समाचार ने समूचे इंग्लैंड में प्रतिशोध की गहरी चाह और भयानक अपमान का भाव पैदा कर दिया है। ये चित्र के नीचे लाइन लिखी हुई जस्टिस के रूप में। अब देखिए, प्रतिशोध और सबक। जैसे जैसे ब्रिटेन में गुस्से और सख्ती का माहौल बनता गया, बदले की मांग बुलंद होती गई। विद्रोह के बारे में प्रकाशित चित्रों और खबरों ने ऐसा माहौल तैयार कर दिया जिसमें हिंसक दमन और प्रतिशोध को लाजिमी और वाजिब माना जाने लगा। विद्रोह से आतंकित अंग्रेजों को लगता था कि उन्हें अपनी अपराजियता का प्रदर्शन करना ही चाहिए। तो यहां पर आप तस्वीर देख पा रहे हैं, हमें न्याय की एक रूपात्मक की तस्वीर दिखाई देती है जिसमें स्त्री जो है विद्रोहियों को कुचल रही है तलवार की सहायता से, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब एक तरफ यहां पर एक तस्वीर और है जिसमें बंगाल टाइगर को ब्रिटिश शेर प्रतिशोध ले रहा है, यानी बंगाल टाइगर के ऊपर ब्रिटिश शेर हमला कर रहा है। इस तरह की एक तस्वीर और बनाई गई थी। इसके अलावा भी ब्रिटिश प्रेस में असंख्य दूसरी तस्वीरें और कार्टून थे जो निर्मम दमन और हिंसक प्रतिशोध की जरूरत पर जोर दे रहे थे। जैसे आप नीचे तस्वीर देख पा रहे हैं, यहां पर एक लाइन में खड़े करके लोगों को तोप से उड़ाया जा रहा है या कुछ को आगे चलकर फांसी पर टांगा जा रहा है। जैसे आप देख पा रहे हैं फांसी पर टांगने का दृश्य। तो इस तरह के चित्र जो है बनाए गए हैं। दहशत का प्रदर्शन, विद्रोहियों को कितने निर्मम ढंग से मौत के घाट उतारा गया, उन्हें तोपों के मुहाने पर बांधकर उड़ा दिया गया
या फिर फांसी पर लटका दिया गया। इस तरह के चित्रों का प्रदर्शन किया गया। तो देखिए बातें बहुत हो गई, कुछ पॉइंट हम लोग नोट डाउन करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए हमने 14वां पॉइंट और इसके 2 सब पॉइंट लिख लिए हैं। अब इसी में ही आगे लिखेंगे 14वें का थर्ड सब पॉइंट। 14वें का थर्ड सब पॉइंट आप लिखेंगे, जोसेफ नोएल पेटन ने सैनिक विद्रोह के 2 साल बाद इन मेमोरियम बनाई, जिसमें अंग्रेज औरतें और बच्चे एक घेरे में एक दूसरे से लिपटे दिखाई देते हैं। ये 14 का थर्ड सब पॉइंट है। अब देखिए प्रतिशोध और सबक के रूप में, अब इसी में आप 15वां पॉइंट यहां लिखेंगे, ब्रिटेन में विद्रोह के बारे में प्रकाशित चित्रों एवं खबरों ने ऐसा माहौल रच दिया जिसमें हिंसक दमन और प्रतिशोध को लाजिमी और वाजिब ने सही माना जाने लगा। ये 15वां पॉइंट है। अब देखिए इसके बाद क्या है, यहां पर जो यहाँ के चित्रकार वगैरह हैं ब्रिटेन के, वो उस समय के गवर्नर जनरल कैनिंग की नीतियों को लेकर, उनके नरमी भाव को लेकर उनकी आलोचना कर रहे हैं। यहाँ पे वही है, दया के लिए कोई जगह नहीं। जब गवर्नर जनरल कैनिंग ने ऐलान किया कि नरमी और दया भाव से सिपाहियों की वफादारी हासिल करने में मदद मिलेगी, तो ब्रिटिश प्रेस में उनका मजाक उड़ाया गया। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस चित्र में, ये कैनिंग है और एक तरफ यहाँ पर भारतीय सिपाही है जो कि घायल अवस्था में तलवार लिए हुए है। तो यहाँ पर नीचे क्या लिखा है वो आप पढ़ लीजिए। यहाँ लिखा है नीचे की पट्टी, गवर्नर जनरल बिल्कुल सही, फिर वे उसे घिनौनी बंदूकों से नहीं उड़ाएंगे बशर्ते वो एक अच्छा सिपाही बनने का वादा करे। इस तरह की भक्तियां हम लोगों पर कसी गई। एक तरफ कैनिंग को दिखाया गया है और एक तरफ इनका हाथ जो है ब्रिटिश जो भारतीय सिपाही इसके ऊपर रखा हुआ है। और भारतीय सिपाही जो है, जैसे हम लोग, कोई छोटा बच्चा होता है जब गलती करता है उसको पकड़ लेते हैं और उससे कहते हैं अब आप दोबारा गलती नहीं करोगे, तो उसी तरह से इस मुद्रा में इसको दिखाया गया है। इसके अलावा जैसे चित्र वहां पर बने थे, कुछ वैसे ही चित्र हमारे यहाँ बाद के समय में बने हैं और इन चित्रों ने जनवादी आंदोलन को या जन चेतना को उभारने में बहुत ज्यादा मदद भी की है। तो यहां पर 15वां पॉइंट हो गया है। 15 में भी सब पॉइंट आप लिख लेना। जब गवर्नर जनरल कैनिंग ने ऐलान किया कि नरमी और दया भाव से सिपाहियों की वफादारी हासिल करने में मदद मिलेगी, तो ब्रिटिश प्रेस में उनका मजाक उड़ाया गया। ये 15 का सब पॉइंट है। अब हमारे यहां अपने देश में क्या हाल था वो भी जान लीजिए। 20वीं सदी में राष्ट्रवादी आंदोलन को 1857 के घटनाक्रम से प्रेरणा मिल रही थी। इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में याद किया जाता था, जिसमें देश के हर तबके के लोगों ने साम्राज्यवादी शासन के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। यानी कि हमारे यहाँ जो 20वीं सदी में जो आंदोलन खड़ा हुआ है, उस आंदोलन में प्रेरणा स्रोत के रूप में 1857 स्वतंत्रता संग्राम को याद किया जाता था। विद्रोह के नेताओं को ऐसे नायकों के रूप में पेश किया जाता था जो देश को रणस्थल की तरफ ले जा रहे थे। जैसे आप झांसी की रानी की तस्वीर देख रहे होंगे। रानी झांसी को एक ऐसी मर्दाना शख्सियत के रूप में चित्रित किया जाता था जो दुश्मनों का पीछा करते हुए और ब्रिटिश सिपाहियों को मौत की नींद सुलाते हुए आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा आपने सुभद्रा कुमारी चौहान की जो पंक्तियां सुनी होंगी, खूब लड़ी वो मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, ये जगह जगह गाई जाने लगी। तो ऐसे करके लोगों के जनमानस के अंदर फिर से एकजुट होने का आह्वान किया गया। तो उन सब के बारे में यहाँ पर बातें बताई गई हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ पे 15वां पॉइंट लिख लिया है, 16वां पॉइंट और लिखेंगे। इसमें आप लिखेंगे 20वीं सदी में भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन को 1857 के घटनाक्रम से प्रेरणा मिल रही थी।
इसी में सब पॉइंट, इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में याद किया जाता था, जिसमें देश के हर तबके के लोगों ने साम्राज्यवादी शासन के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। ये 16 का पहला सब पॉइंट है। 16 का सेकंड सब पॉइंट, झांसी की रानी को एक मर्दाना शख्सियत के रूप में चित्रित किया जाता था। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। चैप्टर थोड़ा लंबा था लेकिन कहानी के रूप में था, तो आपको समझ में आ गया होगा। और देखिए यहाँ पर नोट करने के लिए कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम तथ्य हैं, केवल कहानी है। कहानी को आप अच्छे सुनते जाएंगे तो आपको आंसर राइटिंग में दिक्कत नहीं आएगी। अब जैसे बताया गया है कि जो आपकी सहायक संधि उसका ड्राफ्ट कब तैयार हुआ, उसका ड्राफ्ट तैयार हुआ था 1798 में। और सबसे पहले लागू कब की गई है, 1801 में अवध में बेलीजली द्वारा सहायक संधि लागू की गई है। बाद बाकी जो घटनाक्रम है उसके बारे में हम लोग लिख चुके हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। जैसे 10 मई को मेरठ में सैनिक विद्रोह हुआ है, 30 मई को लखनऊ में विद्रोह हुआ है, 25 सितंबर हैवलॉक और ऑट्रम के नेतृत्व में अंग्रेजों की टुकड़ियां लखनऊ रेजिडेंसी में दाखिल होती हैं। इसके अलावा आगे बताया गया कि जून 1858 में झांसी की रानी की मृत्यु हुई है और जुलाई में युद्ध में शाहमल की मृत्यु हुई है। तो देखिए यहाँ पर आप झांसी की रानी की मृत्यु वाला जो है ये आप लिख लीजिए, और लखनऊ में विद्रोह कब स्टार्ट हुआ है वो आप लिख लीजिए। लखनऊ में विद्रोह स्टार्ट हुआ 30 मई 1857 को और झांसी की रानी की मृत्यु हुई है जून 1858 में। इसी के साथ आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा, आप लोग प्रॉपर तरीके से नोट्स भी बना रहे होंगे। तो चलिए आज के लिए उतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।